अध्याय 181 पहला दिन शेनज़ेन युहुआन पर्वत। लोकप्रिय शेनज़ेन टीवी कार्यक्रम ए बेटर लाइफ की शूटिंग यहाँ हो रही है। सुप्रभात सुश्री बंसल। सुप्रभात भाई चेन। सुप्रभात बहन जोऊ। तान्या बंसल रिकॉर्डिंग स्थल पर समय से पहले पहुंच गईं। प्रोडक्शन टीम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और तान्या बंसल ने एक सरल और विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। मनोरंजन जगत में तान्या बंसल अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जानी जाती हैं और ए बेटर लाइफ के सेट पर भी यही सच है। कल कई अन्य मेहमानों के साथ अपने पहले रिकॉर्डिंग सत्र में तान्या बंसल ने अपने लगनशील और सौम्य प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लिया। मनोरंजन जगत के लोग कभी भी एक तरफा नहीं होते। रेयांश खन्ना से तलाक के दौरान तान्या बंसल भौतिकवादी और व्यवहारिक थीं, लेकिन जिन लोगों को उन्हें खुश करना होता है और जिनकी स्वीकृति प्राप्त करनी होती है, उनके सामने तान्या बंसल तुरंत सरल और विनम्र हो जाती हैं। सभी का अभिवादन करने के बाद तान्या बंसल रिकॉर्डिंग शुरू होने का इंतजार करने के लिए बैठ गईं। इस क्षण उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने उदास भाव से बगल में बैठी पल्लवी सूरी से पूछा, पल्लवी दीदी अभी तक कोई खबर नहीं? वक्त द नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के बारे में पूछ रही थी। पल्लवी सूरी ने बिना कुछ बोले सिर हिलाया, उनका चेहरा भी गंभीर था। तान्या बंसल चुप हो गईं। दरअसल आज 20 तारीख बीत चुकी थी। अगर उनका चयन हो गया होता तो नवदेश टीवी को उन्हें बहुत पहले ही सूचना पत्र भेज देना चाहिए था। अभी तक कोई सूचना न मिलने पर उन्हें बिना पूछे ही पता चल गया था कि उनका चयन नहीं हुआ है। अगर मेरा चयन नहीं भी हुआ तो नवदेश टीवी को मुझे सूचना तो भेजनी चाहिए थी। क्या ये यातना नहीं है? तान्या बंसल ने निराश होकर कहा। बाहर ऐसा मत कहना, पल्लवी सूरी ने तुरंत उन्हें याद दिलाया। तान्या बंसल तो बस एक मामूली अभिनेत्री थीं, नवदेश टीवी जैसी बड़ी कंपनी पर वह यूं ही टिप्पणी नहीं कर सकती थीं। मुझे पता है, बस। तान्या बंसल का चेहरा पीला पड़ गया था और अंत में वह सिर्फ आह भर सकी। द नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग से रातों रात मशहूर होने की उनकी उम्मीदें आखिरकार टूट गई थीं। कुछ दिन पहले जो उत्साह और उम्मीद उनके मन में थी, अब उसकी जगह गहरी निराशा ने ले ली थी। पल्लवी सूरी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं। टॉप 10 में पहुंचना ही कई बड़े गायकों से कहीं बड़ी बात है। यहां तक कि मेहर अवस्थी भी बाहर हो गई थीं। कम से कम इस बार तो तुम उनसे बेहतर हो। अपनी सोच बदलो, ए बेटर लाइफ को अच्छे से रिकॉर्ड करो और तुम्हारे पास अभी भी टॉप स्टार बनने का मौका है। पल्लवी सूरी की बातें बिल्कुल सही थीं। ए बेटर लाइफ एक स्तरीय वैरायटी शो था। इसके पहले सीजन की औसत दर्शक संख्या 2% से अधिक थी, जिससे ये पिछले साल के शीर्ष 3 वैरायटी शो में से एक बन गया। अगर तान्या बंसल शो में अच्छा प्रदर्शन कर पाती तो उनकी लोकप्रियता में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती। पल्लवी दीदी, राष्ट्रीय दिवस पर आपका कोई काम नहीं है ना? मेरे लिए एक टिकट बुक कर दीजिए, मैं कैरावगढ़ जाना चाहती हूँ। तान्या बंसल कुछ पल चुप रहीं, फिर अचानक बोलीं। पल्लवी सूरी रुकी, फिर समझ गईं, तुम राष्ट्रीय दिवस समारोह में जाना चाहती हो? तान्या बंसल ने सिर हिलाया, मैं देखना चाहती हूँ कि असल में कौन जीता। पल्लवी सूरी ने एक पल सोचा, फिर उन्हें और मनाने की कोशिश नहीं की। ठीक है। उन्होंने सुना था कि रिया तलवार, जाह्नवी मल्होत्रा, रुचि बत्रा और अन्य गायिकाएं जो शीर्ष 10 में पहुंची थीं, वे भी राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि वे भी तान्या बंसल की तरह ये देखने के लिए उत्सुक थीं कि उन्हें असल में किसने हराया। क्या मेहर रेयांश खन्ना से अपने प्यार का इजहार करने वाली है? रेयांश खन्ना भी मेहर से अपने प्यार का इजहार करने वाला है। दिव्या जी, अपनी आवाज़ धीमी रखिए। शेनज़ेन हवाई अड्डे पर मेहर अवस्थी और उनकी 2 साथी विमान से उतरीं। मेहर अवस्थी वॉशरूम गईं और रितिका मेहता ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन्हें रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी के आपसी कबूलनामे के बारे में बता दिया। दिव्या कपूर ने भले ही खुद को संयमित रखा, लेकिन हैरानी से उनकी सांसें थम गईं। रितिका मेहता ने तुरंत उन्हें याद दिलाया। दिव्या कपूर ने खुद को संभाला, वॉशरूम की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तो मेहर ने तुम्हें इसे गुप्त रखने को कहा, रेयांश खन्ना ने भी तुम्हें इसे गुप्त रखने को कहा और फिर भी तुमने मुझे बता दिया। रितिका मेहता ने उदास होकर कहा, इतनी प्यारी कहानी किसी से साझा न कर पाना कितना निराशाजनक है। दिव्या कपूर ने आंखें घुमाईं, तो इसका मतलब है कि मुझे भी इसे गुप्त रखना होगा। हे दिव्या जी, अब हम दोनों का एक साझा रहस्य है, क्या अब आपको मेरे करीब महसूस नहीं हो रहा है? रितिका मेहता मुस्कुराईं और दिव्या कपूर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन दिव्या ने तिरस्कारपूर्वक अपना हाथ छुड़ा लिया। तुम तो बातें बिगाड़ने में माहिर हो। हमेशा की तरह बेशर्म रितिका मेहता फिर से आगे झुकी। दिव्या जी, राष्ट्रीय दिवस समारोह खत्म हो गया है और मुझे श्री खन्ना और मेहर दीदी के कबूलनामे के लिए जगह तैयार करने के लिए ड्रीमलाइन सिटी वापस जाना है। आपको मेरी जगह काम संभालना होगा, ठीक है? दिव्या कपूर ने बेबसी से सिर हिलाया, बस कह दीजिए कि कंपनी का कोई कार्यक्रम है और उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। रितिका मेहता ने अंगूठा ऊपर करके कहा, दिव्या जी कमाल की हैं।
इसीलिए तो सारे मैनेजर इतने चालाक होते हैं, वे इतनी आसानी से झूठ बोल देते हैं। ओह, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। कैरावगढ़ हवाई अड्डा। रेयांश खन्ना मुस्कुराते हुए अपने फ़ोन में देखते हुए अपना सूटकेस हवाई अड्डे के टर्मिनल से बाहर खींच रहे थे। मैं पहुंच गया हूं, आप कैसे हैं? ये संदेश मेहर अवस्थी ने कुछ मिनट पहले भेजा था। रेयांश खन्ना ने एक सेल्फी ली और उसे मेहर अवस्थी को भेजा। मैं भी अभी पहुंचा हूं। मेरी बहन ने कहा कि वह आपको लेने आ रही है। मेहर अवस्थी ने तुरंत जवाब दिया, मेरी बहन ने मुझसे संपर्क किया है, वह जल्द ही यहाँ आ रही है, और राष्ट्रपति अरोरा भी। कल उन्होंने मुझे जेनफिट फैक्ट्री का दौरा करने और कुछ प्रचार तस्वीरें लेने के लिए आमंत्रित किया है। रेयांश खन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो आज रात आराम करो और कल बेहतर तस्वीरें लेना। मेहर अवस्थी ने एक सेल्फी भेजी, क्या मैं अब अच्छी लग रही हूँ? तस्वीर में लड़की के लंबे बाल बंधे हुए थे, जिससे उसका सुंदर अंडाकार चेहरा, दूर पहाड़ों जैसी बाहें, शरद ऋतु के जल जैसी आंखें और होठों के कोनों पर हल्की सी शर्म झलक रही थी। ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष को सेल्फी भेजी थी और वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। रेयांश खन्ना ने उसकी शर्म को भांप लिया और मुस्कुराते हुए संदेश भेजा, तुम अभी बाथरूम गई थी? मेहर अवस्थी, तुम्हें कैसे पता चला? रेयांश खन्ना, मैंने तुम्हारी आंखों की पुतलियों में बाथरूम के दरवाजे का प्रतिबिंब देखा। मेहर अवस्थी, तुम गंदे आदमी। रेयांश खन्ना, तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि मैंने उन्हें कुछ और बार देखा और फिर अचानक ही मेरी नज़र उन पर पड़ गई। मेहर अवस्थी कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने संदेश भेजा, आज पहला दिन है। रेयांश खन्ना समझ गए, हाँ, जल्दी बीत जाएगा। फाइनल के लिए शुभकामनाएं। आज पहला दिन है जब हम अलग हैं। हम दोनों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। मेहर अवस्थी, तुम्हें भी। रेयांश खन्ना मुस्कुराए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि मेहर अवस्थी ने एक और संदेश भेजा है, क्या तुम आन्या खन्ना से मिलने जा रहे हो? क्या टीचर मेनन भी आएंगी? मेहर अवस्थी जिस टीचर मेनन का जिक्र कर रही थी, वो कविता मेनन थी, जिनसे आन्या खन्ना ने रेयांश खन्ना को एक ब्लाइंड डेट पर मिलवाया था। वह सौम्य और गुणी थी और उस समय मेहर अवस्थी की रेयांश खन्ना के बारे में अच्छी राय थी, हालांकि रेयांश खन्ना ने आन्या खन्ना से उन्हें मना करने के लिए कहा था। अप्रत्याशित रूप से मेहर अवस्थी को अभी भी याद था। रेयांश खन्ना ने बेबसी से कहा, आन्या और मैंने तय किया था कि राष्ट्रीय दिवस समारोह के बाद हम उससे मिलने साथ जाएंगे। ओह, बहन आ गई। मेहर अवस्थी को राहत मिली। ठीक है, ध्यान रखना। रेयांश खन्ना ने उसे एक सलाह दी और हवाई अड्डे से बाहर निकल गए। उन्होंने देखा कि कैरावगढ़ की एक खूबसूरत युवती सड़क के उस पार उछल कूद कर हाथ हिला रही थी। रेयांश भाई, इधर। ये यामिनी चक्रवर्ती थीं। सितंबर का अंत होने के बावजूद कैरावगढ़ में अभी भी गर्मी थी, लेकिन उन्होंने हाई वेस्ट टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे, जो उनकी युवा ऊर्जा को दर्शा रही थी। रेयांश खन्ना ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। सड़क पार करने के बाद यामिनी चक्रवर्ती दौड़कर उनके पास आईं और उनका सूटकेस कार तक ले जाने में मदद की। रेयांश भाई, मैंने आज आपके लिए कई अमीर दूसरी पीढ़ी के मशहूर हस्तियों से मिलने का इंतजाम किया है। इनसे जान पहचान करना आपके भावी स्टूडियो के लिए फ़ायदेमंद होगा। अध्याय 182 मनोरंजन उद्योग के 3 दिग्गज। पिछली बार जब रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी कैरावगढ़ आए थे, तो उन्होंने यामिनी चक्रवर्ती के साथ रात्रिभोज किया था और रेयांश खन्ना ने बताया था कि वे भविष्य में अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहते हैं। इसके बाद मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना को संसाधन जुटाने में मदद करना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें तन्वी राउत से मिलवाकर उज्ज्वल फिल्म एंड टेलीविजन को स्क्रिप्ट बेचने में मदद करना और क्रिसेंट एंटरटेनमेंट के साथ गीतों के कॉपीराइट पर बातचीत करवाना। यामिनी चक्रवर्ती भी अपने इस जीजा का बहुत ख्याल रखती थी और इस बार उन्होंने खास तौर पर रेयांश खन्ना को मनोरंजन उद्योग के लोगों से मिलवाया। जियान के पिता कैरावगढ़ लेखक संघ के उपाध्यक्ष थे और संघ की कई रचनाओं को फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में रूपांतरित किया जा चुका था, इसलिए वे कई मनोरंजन कंपनियों के अधिकारियों को भी जानते थे। यामिनी चक्रवर्ती का व्यक्तित्व स्पष्टवादी था और वे जल्द ही इन बड़े लोगों के बच्चों से परिचित हो गईं। दोनों जल्द ही एक निजी रेस्तरां में पहुंचे। यामिनी चक्रवर्ती रेयांश खन्ना को एक निजी कमरे में ले गईं, जहां 3 पुरुष और एक महिला बैठे थे, सभी लगभग यामिनी चक्रवर्ती की उम्र के थे। हालांकि चारों युवाओं का पहनावा कुछ अटपटा था। एक के बाल चटक रंगों से रंगे थे और उसने इतनी गर्मी में भी चमड़े की जैकेट और पैंट पहनी हुई थी। लंबे बिखरे बालों वाला एक पुरुष, जिसने उसकी आंखों को पूरी तरह से ढक रखा था और आईलाइनर लगाया हुआ था, सबसे अलग दिख रहा था। महिला तो और भी ज्यादा अटपटी थी। उसने काले रंग का स्ट्रैपलेस टॉप और हॉट पैंट पहनी हुई थी, जिससे उसके नितंब लगभग दिख ही रहे थे। तीसरा पुरुष कुछ हद तक सामान्य था, गोरा रंग और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए। यामिनी चक्रवर्ती को अंदर आते देख हॉट पैंट पहनी महिला उछल पड़ी, उनका हाथ पकड़ा और रेयांश खन्ना को घूरते हुए बोली, छोटे युए, आखिरकार तुम आ ही गए। ओह, तो ये है तुम्हारे धर्म भाई। फिर उसने रेयांश खन्ना की ओर हाथ बढ़ाया, नमस्ते धर्म भाई।
छोटा यूं अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने सुंदर होगे, बस थोड़े बड़े हो। यामिनी चक्रवर्ती ने उन्हें थपथपाया और रेयांश खन्ना से उनका परिचय कराया। ये नंदिनी दुगर हैं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। इनके पिता स्टार स्काई एंटरटेनमेंट के उपाध्यक्ष हैं। रेयांश खन्ना चौंक गए और अनजाने में ही पूछा, उपाध्यक्ष समर पुरोहित? कई वर्षों तक तान्या बंसल के सहायक के रूप में काम करने के कारण वे मनोरंजन उद्योग से स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह परिचित थे। स्टार स्काई एंटरटेनमेंट, ऑरोरा रिकॉर्ड्स और शाइनिंग मीडिया मनोरंजन उद्योग की बिग 3 कंपनियां हैं जो क्रिसेंट एंटरटेनमेंट से कहीं अधिक बड़ी हैं और इनमें कई शीर्ष कलाकार शामिल हैं। स्टार स्काई एंटरटेनमेंट के शीर्ष पुरुष और महिला सितारों में पॉप किंग लक्ष्य वर्मा और क्वीन जूफी, उभरती हुई स्टार जाह्नवी मल्होत्रा और अन्य लोकप्रिय कलाकार शामिल हैं। रेयांश खन्ना हैरान थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यामिनी चक्रवर्ती स्टार स्काई एंटरटेनमेंट के उपाध्यक्ष की बेटी को जानती होंगी। छी, मैं समर पुरोहित को नहीं जानती। नंदिनी दुगर ने मुंह बनाया, रेयांश खन्ना से हाथ मिलाया और एक तरफ बैठ गईं। जिया की अपने पिता से नहीं बनती। यामिनी चक्रवर्ती ने धीमी आवाज में रेयांश खन्ना को समझाया, फिर उन्हें 3 लड़कों से मिलवाया। रंगीन बालों और लंबे बालों वाले 2 लड़के भी मनोरंजन कंपनी के अधिकारियों के बच्चे थे, लेकिन स्टार स्काई एंटरटेनमेंट जितने बड़े नाम वाले नहीं। उनमें से जो एक सामान्य लग रहा था, उसका नाम यश टंडन था, जो नवदेश टीवी का एक युवा होस्ट था। रेयांश भाई, यश टंडन हम सब में सबसे होनहार है। यामिनी चक्रवर्ती ने औपचारिक रूप से रेयांश खन्ना का परिचय कराया। रेयांश खन्ना ने हाथ बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम रेयांश खन्ना है। यश टंडन ने रेयांश खन्ना को ऊपर से नीचे तक देखा, उन्हें छूने के लिए हाथ बढ़ाया और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे बहुत संकोच दिखा रहे हों। यामिनी चक्रवर्ती ने जल्दी से समझाया, यश टंडन को कीटाणुओं से थोड़ा डर लगता है, वो सबके साथ ऐसे ही रहते हैं। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। समूह बैठ गया। मनोरंजन जगत से होने के कारण बातचीत स्वाभाविक रूप से पिछले कुछ दिनों में हुई 2 प्रमुख घटनाओं के इर्द गिर्द घूमती रही। एक थी सुरों का संग्राम का फिनाले। क्या आप लोगों ने कल 8वां एपिसोड देखा? मेहर अवस्थी ने फिर से पहला स्थान जीता। पियानो बजाते हुए वो बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मेहर अवस्थी की बात करते हुए नंदिनी दुगर काफ़ी उत्साहित थीं। लंबे बालों वाले युवक ने हंसते हुए कहा, जिया, जब आपको मेहर अवस्थी इतनी पसंद हैं, तो क्यों न आप अपने पिताजी से उन्हें साइन करवा लें। नंदिनी दुगर ने चिढ़कर कहा, मैं अपनी खुद की मनोरंजन कंपनी शुरू करूंगी और मैं खुद मेहर अवस्थी को साइन करूंगी। रंगीन मिजाज युवक ने हंसते हुए कहा, तब तक मेहर अवस्थी के बच्चे सब गाने लगेंगे, है ना? दफा हो जाओ, हमारी मेहर कभी शादी नहीं करेगी। नंदिनी दुगर ने अपनी चॉपस्टिक्स उस पर फेंक दी। फिर गुस्से में बोली, वैसे क्या आप लोगों ने सुरों का संग्राम के फाइनल के नतीजे देखे? किस बेवकूफ़ ने मेहर अवस्थी को दूसरे नंबर पर रखा है? सुरों का संग्राम का फाइनल 3 दिन बाद था। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने तो विजेता के नतीजे भी जारी कर दिए थे। रिया तलवार पहले, मेहर अवस्थी दूसरे, मधुरा कुलकर्णी तीसरे और सीधी सादी जू चौथे नंबर पर। लंबे बालों वाले युवक ने कहा, जिया, आप गाती नहीं हैं, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। लाइव स्टेज प्रतियोगिताओं में रिया तलवार जैसी जोशीली गायकी करने वालों को फायदा होता है। गाने की जानकारी रखने वाले उस रंगीन मिजाज युवक ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही। मेहर अवस्थी की शैली थोड़ी धीमी है, इस तरह की प्रतियोगिता में उन्हें नुकसान हो सकता है जब तक कि वह फाइनल में लेटर जैसा कोई और हिट गाना न गाएं। यामिनी चक्रवर्ती ने चुपके से रेयांश खन्ना को कोहनी मारी और फुसफुसाते हुए कहा, रेयांश भाई, फाइनल में आपने सिस्टर सू को जो गाना सुनाया था, वो कैसा था? रेयांश खन्ना ने यामिनी चक्रवर्ती को हिदायत दी थी कि वो राग साहिल का जिक्र न करें क्योंकि राग साहिल की पहचान राष्ट्रीय दिवस समारोह से जुड़ी थी। रेयांश खन्ना मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं। यामिनी चक्रवर्ती ने नाराजगी से बुदबुदाते हुए कहा, क्या मतलब कोई बात नहीं? रेयांश खन्ना और यामिनी चक्रवर्ती को इतनी नज़दीक खड़े देखकर यश टंडन नाराज हो गए और अचानक पूछा, छोटी युवा, तुमने अभी तक मिस्टर खन्ना के दफ्तर का परिचय नहीं कराया। रेयांश खन्ना और यामिनी चक्रवर्ती को इतना पास खड़ा देखकर यश टंडन नाराज हो गए और अचानक बोले, मैं मेहर अवस्थी का सहायक हूँ। वाह, आप मेहर अवस्थी के सहायक हैं? नंदिनी दुगर ने हैरानी से कहा और आगे बढ़कर पूछा, तो मुझे भी मिलवाए। मुझे वो बहुत पसंद हैं। जिया, मिस्टर खन्ना के लिए मुश्किलें मत खड़ी करो। वो तो बस एक असिस्टेंट हैं, वो किसी कलाकार के शेड्यूल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यश टंडन हंसे, उनके शब्दों में तिरस्कार झलक रहा था। यामिनी चक्रवर्ती ने उन्हें घूरते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर वो असिस्टेंट हैं? कितने लोग मेहर अवस्थी के असिस्टेंट बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते। रेयांश खन्ना ने नंदिनी दुगर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेहर अवस्थी का साथ देने के लिए धन्यवाद। वो कुछ दिनों में कैरावगढ़ आ रही हैं, मैं आप दोनों को मिलवा दूंगा। स्टार स्काई एंटरटेनमेंट क्रिसेंट एंटरटेनमेंट से कहीं बड़ी कंपनी है। मेहर अवस्थी को स्टार स्काई के वाइस प्रेसिडेंट की बेटी से मिलवाना कोई बुरी बात नहीं होगी।
हे, यश टंडन ने ताना मारा। उन्हें साफ लग रहा था कि रेयांश खन्ना सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए रियलपन दिखा रहे हैं। रंगीन कपड़े पहने युवक और लंबे बालों वाला लड़का भी रेयांश खन्ना के प्रति कम उत्साहित हो गए। ये सभी लोग मनोरंजन उद्योग में धनी दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी माने जाते थे। मेहर अवस्थी का स्वयं आना अधिक उचित होता, वे स्वाभाविक रूप से किसी साधारण सहायक की ओर देखते भी नहीं। वैसे, यश टंडन, मैंने सुना है कि आप इस साल राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने वाले हैं। पीहू सैनी के यश टंडन से अच्छे संबंध थे। यामिनी चक्रवर्ती को अंदर आते ही रेयांश खन्ना के करीब देखकर उन्होंने यश टंडन से पूछा। राष्ट्रीय दिवस समारोह स्वाभाविक रूप से इस दौरान मनोरंजन उद्योग में सबसे बड़ा विषय था। यश टंडन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, स्टेशन ने मुझे इस बार इसकी मेजबानी करने के लिए कहा है। वाह, आप इतने युवा हैं और आप पहले से ही इतने बड़े समारोह की मेजबानी कर सकते हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल है। बाकी लोग कुछ आश्चर्यचकित थे। यश टंडन ने संयमित मुस्कान के साथ उतनी ही आश्चर्यचकित यामिनी चक्रवर्ती की ओर देखा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। दरअसल, वह फीनिक्स नेस्ट स्टेडियम के बाहर लोकेशन होस्टिंग कर रहा था। उसे स्टेज पर जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन स्वाभाविक रूप से वह खुद इसका खुलासा नहीं करेंगे। वैसे भी उन्हें राष्ट्रीय दिवस समारोह के मेजबान कहा जाएगा, जिससे यामिनी चक्रवर्ती उनकी और भी अधिक प्रशंसा करेंगी। यामिनी चक्रवर्ती की बड़ी खूबसूरत आंखों को देखकर यश टंडन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और रहस्यमय ढंग से फुसफुसाया, कल हम बंद कमरे में रिहर्सल के लिए जा रहे हैं। मुझे पहले से ही पता है कि द नेमलेस हीरो का थीम सॉन्ग कौन गाएगा। अध्याय 183 हम 4 दिन बाद मिलेंगे। क्या आपको पता है कि द नोन हीरो का थीम सॉन्ग किसे मिला है? कौन है? युवा उत्साहित थे और यामिनी चक्रवर्ती और नंदिनी दुगर, दोनों लड़कियां, यश टंडन को बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थीं। राष्ट्रीय दिवस समारोह पूरे देश का ध्यान आकर्षित कर रहा था, खासकर द नोन हीरो का थीम सॉन्ग, जो पिछले 2 दिनों से ऑनलाइन गर्मागर्म चर्चा का विषय बना हुआ था। नवदेश टीवी की गोपनीयता बेहतरीन थी, जिसने लोगों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया था। ऑनलाइन कम से कम 7 या 8 तरह की अंदरूनी जानकारी प्रसारित हो रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि रिया तलवार को चुना गया है, कुछ ने कहा कि जाह्नवी मल्होत्रा या रुचि बत्रा को, और कुछ ने तो तान्या बंसल का नाम भी लिया। ये भी संभव था कि जिन कंपनियों से ये युवा जुड़े थे, वे पर्दे के पीछे से गाने का प्रचार कर रही थीं, लेकिन इससे थीम सॉन्ग को लेकर चर्चा और बढ़ गई। इसका फायदा उठाते हुए राष्ट्रीय दिवस समारोह के टिकट बहुत पहले ही बिक गए थे और हर कोई उस पल को देखने के लिए बेताब था जब रहस्य से पर्दा उठेगा। इसी समय यश टंडन के इस दावे ने कि उन्हें पता है कि किसे चुना गया है, उनके दोस्तों को स्वाभाविक रूप से चौंका दिया। हमारे कुछ नियम हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। यामिनी चक्रवर्ती की तीखी निगाहों को देखकर यश टंडन ने आत्मसंतुष्टि दिखाते हुए गंभीरता से कहा, मैं बस इतना ही बता सकता हूं कि यह एक युवा गायिका है। वास्तव में उनके स्तर पर उन्हें ऐसी बातों की जानकारी नहीं थी जो केवल निर्देशकों और सहायक निर्देशकों को ही पता होती हैं, लेकिन यामिनी चक्रवर्ती के सामने दिखावा करने के लिए वे ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। छी, ये तो कुछ न कहने जैसा ही है। नंदिनी दुगर ने मुंह बनाया। यामिनी चक्रवर्ती ने भी हाथ हिलाते हुए कहा, टॉप 10 में ज्यादा उम्रदराज लोग तो नहीं हैं, है ना? इतना कहकर उन्होंने यश टंडन को फिर से नजरअंदाज कर दिया और रेयांश खन्ना से धीरे धीरे बातचीत करने लगीं। यश टंडन कुछ पल चुप रहे, फिर अचानक अपना गिलास उठाया और रेयांश खन्ना से कहा, श्री खन्ना, आप दूर से आए हैं, चलिए आज रात जी भर के पीते हैं। उन्होंने पीहू सैनी और कबीर धिंगरा की ओर इशारा किया, जिसका मतलब था कि वे तीनों मिलकर आज रात रेयांश खन्ना को खूब शराब पिलाएंगे। रेयांश खन्ना ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिए, कुछ दिनों में मेरा एक परफॉर्मेंस है और मुझे अपनी आवाज़ का ख्याल रखना है, इसलिए मैं पी नहीं सकता। यश टंडन ने उनका मजाक उड़ाया। आप जैसे सहायक का प्रदर्शन कैसा हो सकता है? श्री खन्ना, क्या आप हमें कमतर आंक रहे हैं? यामिनी चक्रवर्ती ने उन्हें घूरते हुए कहा, यश टंडन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम कल रिहर्सल नहीं करने वाले? क्या तुम पी सकते हो? नंदिनी दुगर ने आगे कहा, जी यश टंडन, राष्ट्रीय दिवस समारोह इतना महत्वपूर्ण अवसर है, क्या तुम इसे बर्बाद करना चाहते हो? बाकी दोनों ने भी उन्हें आज रात शराब न पीने की सलाह दी। यामिनी चक्रवर्ती को रेयांश खन्ना का बचाव करते देख यश टंडन का चेहरा और भी गंभीर हो गया, लेकिन स्टेशन के सख्त आदेश थे कि बंद कमरे में होने वाली रिहर्सल में शामिल किसी को भी इस दौरान कोई गलती करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने एक पल सोचा, फिर आखिरकार अपना गिलास नीचे रखा, खड़े हुए और बोले, मुझे वापस जाकर राष्ट्रीय दिवस समारोह की रिहर्सल की तैयारी करनी है, मैं अब जा रहा हूँ। उन्होंने रेयांश खन्ना को नज़रअंदाज करते हुए बाकी लोगों को सिर हिलाकर इशारा किया और निजी कमरे से बाहर निकल गए। यश टंडन के गुस्से में चले जाने से मेज पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। उन्होंने थोड़ा सा खाना खाया और फिर भोजन समाप्त हो गया। रेयांश भाई, मुझे माफ़ करना, यश टंडन को नज़रअंदाज कर दीजिए, वो ऐसे ही हैं। यामिनी चक्रवर्ती ने रेयांश खन्ना से माफ़ी मांगते हुए कहा।
नंदिनी दुगर, जो अभी भी मेहर अवस्थी के बारे में सोच रही थीं, ने रेयांश खन्ना से पूछा, श्री खन्ना, क्या आप सच में मेहर अवस्थी और मेरी मुलाकात का इंतजाम कर सकते हैं? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया, कोई बात नहीं, राष्ट्रीय दिवस समारोह के बाद। ठीक है, बात पक्की। नंदिनी दुगर खुशी खुशी चली गईं। यामिनी चक्रवर्ती रेयांश खन्ना को होटल तक वापस ले गईं। रास्ते में रेयांश खन्ना ने व्हाट्सएप के जरिए मेहर अवस्थी को दिन भर की घटनाओं की जानकारी दी। जब नंदिनी दुगर के निमंत्रण का जिक्र हुआ तो मेहर अवस्थी ने तुरंत रेयांश खन्ना को इंतजाम करने की अनुमति दे दी। रेयांश खन्ना ने उन्हें आराम करने और अपना ध्यान रखने की याद दिलाई। मेहर अवस्थी का एक और कार्यक्रम था, इसलिए उन्होंने अलविदा कहा और काम पर चली गईं। रेयांश भाई, क्या आप सिस्टर सू से बात कर रहे हैं? यामिनी चक्रवर्ती ने गाड़ी चलाते हुए रेयांश खन्ना के फ़ोन पर नज़र डाली। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। रेयांश भाई, सिस्टर सू से आपका क्या रिश्ता है? यामिनी चक्रवर्ती ने पूछे बिना नहीं रह सकीं। उन्होंने पहले ही देखा था कि रेयांश खन्ना रात के खाने के दौरान मेहर अवस्थी से बातें कर रहे थे। एक महिला की अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि रेयांश खन्ना और मेहर अवस्थी का रिश्ता सिर्फ सामान्य से कहीं ज्यादा था। रेयांश खन्ना मुस्कुराए, हम बस अच्छे दोस्त हैं। कितने अच्छे, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। छी, कितना रहस्यमयी। वे जल्दी ही होटल पहुंच गए। रेयांश खन्ना गाड़ी से उतरे और यामिनी चक्रवर्ती ने अचानक पूछा, वैसे रेयांश भाई, इस बार आप कैरावगढ़ में क्या कर रहे हैं? रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, मेरी एक परफॉर्मेंस की प्रतिबद्धता है। तुम तो बस एक सहायक और गीतकार हो, तुम्हारी किस तरह की परफॉर्मेंस की प्रतिबद्धता हो सकती है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? यामिनी चक्रवर्ती को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। कुछ दिनों में पता चल जाएगा। रेयांश खन्ना ने फिर जवाब दिया। लो, फिर शुरू हो गया। वैसे मेरे पापा को राष्ट्रीय दिवस समारोह के लिए फर्स्ट क्लास टिकट मिल गए हैं, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? यामिनी चक्रवर्ती ने उत्साह से कहा, शुक्रिया, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। रेयांश खन्ना थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। यामिनी चक्रवर्ती इतनी उत्साहित थी, लेकिन उसे नवदेश टीवी के साथ गोपनीयता समझौते का पालन करना था और फिलहाल वह उससे यह बात छुपा सकता था। तुम डेट पर तो नहीं आए हो ना? यामिनी चक्रवर्ती ने रेयांश खन्ना को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या बहन सू को पता है? रेयांश खन्ना मुस्कुराया और हाथ हिलाया। जल्दी वापस जाओ। यामिनी चक्रवर्ती ने मुंह बनाया और गाड़ी चलाकर चली गई। अपने होटल के कमरे में वापस आकर रेयांश खन्ना ने मेहर अवस्थी को मैसेज किया। कुछ देर बाद मेहर अवस्थी ने वीडियो कॉल का अनुरोध भेजा। रेयांश खन्ना ने जवाब दिया और स्क्रीन पर उस बहुत दिनों से बिछड़े खूबसूरत चेहरे को देखा। अलग हुए अभी 10 घंटे ही बीते थे, लेकिन रेयांश खन्ना को ऐसा लग रहा था जैसे कई महीने बीत गए हों। उन्हें मेहर अवस्थी के साथ हर दिन बिताने की आदत हो गई थी और अब अचानक अलग होने से वे मानसिक और शारीरिक रूप से बेचैन महसूस कर रहे थे। स्क्रीन पर मेहर अवस्थी के बाल थोड़े बिखरे हुए थे और वे ढीले नाइटगाउन में बिस्तर के किनारे बैठी थीं। वे भी होटल में ही थीं। रेयांश खन्ना ने पूछा, क्या आज का काम खत्म हो गया? मेहर अवस्थी ने सिर हिलाया। आज दोपहर मेरा एक इंटरव्यू था और मैंने अभी अभी ईके में कुछ प्रमोशनल तस्वीरें खिंचवाई हैं। रेयांश खन्ना ने उत्सुकता से पूछा, क्या ईके शेड्यूल में नहीं था? मेहर अवस्थी के गाल हल्के से लाल हो गए। यह आखिरी समय में तय हुआ था आप जानते हैं, ये ड्रेस पहनने के लिए था। ईके एक अंडरवियर ब्रांड है। उन्हें लगा कि रेयांश खन्ना को गलतफहमी हुई है और उन्हें लगा कि उन्होंने अंडरवियर की तस्वीरें खिंचवाई हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से समझाया। रेयांश खन्ना मुस्कुराए, मुझे पता है, मैंने गलत नहीं समझा। ओह, मेहर अवस्थी ने ओह कहा और धीरे से बोली, कल आपकी रिहर्सल है, थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, आप भी आराम कर लीजिए। हालांकि दोनों ने जल्दी आराम करने को कहा, लेकिन किसी ने भी वीडियो कॉल खत्म नहीं की। मेहर अवस्थी को कॉल खत्म करने में थोड़ी झिझक हो रही थी। आप पहले कॉल खत्म कीजिए। रेयांश खन्ना ने अचानक कहा, मेहर, हम 4 दिन और, हाँ 4 दिन और, 4 दिन और, फिर हम मिल सकते हैं। अगला दिन रेयांश खन्ना हुआशिया टीवी पहुंचे और 5वीं मंजिल पर स्थित राष्ट्रीय दिवस समारोह की तैयारी के बैठक कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्होंने समारोह की प्रोडक्शन टीम द्वारा भेजा गया रिहर्सल एक्सेस पास दिखाया। समारोह के निर्देशन दल, कार्य समूह, आयोजन दल और प्रदर्शन दल के मुख्य सदस्य सबसे पहले यहीं मिल रहे थे। हुआशिया टीवी दोपहर में उन्हें फीनिक्स नेस्ट स्टेडियम में कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए एक गाड़ी भेजेगा। मास्टर, क्या थीम सॉन्ग गायक भी आ रहे हैं? कौन है वो? रेयांश खन्ना ने दरवाजा खोला और एक जानी पहचानी आवाज सुनी। ये यश टंडन थे, जो हुआशिया टीवी के एक जाने माने होस्ट के पीछे पीछे उत्सुकता से पूछ रहे थे। यश टंडन ने ऊपर देखा और रेयांश खन्ना को अंदर आते देख तुरंत आश्चर्य से बोले, श्री खन्ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अध्याय 184 पूर्वाभ्यास। यश टंडन कैरावगढ़ के मनोरंजन जगत में मूलतः दूसरी पीढ़ी के कलाकार हैं।
उनके माता पिता की कंपनी हुयू मीडिया बड़ी न होते हुए भी अक्सर फिल्म, टेलीविजन और विभिन्न प्रकार के शो के निर्माण में भाग लेती है और उसके काफ़ी अच्छे संपर्क हैं। यश टंडन बचपन से ही असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, महत्वाकांक्षी और स्वाभिमानी हैं और अपने माता पिता पर निर्भर दिखना नहीं चाहते। कैरावगढ़ मीडिया यूनिवर्सिटी से स्नातक होने के बाद उन्होंने हुआशिया टीवी में होस्ट के रूप में काम शुरू किया। हालांकि हुआशिया टीवी होस्ट के बाद उन्हें इंटर्न कहा जाता है, फिर भी यह उनकी उम्र के साथियों की उपलब्धियों से कहीं अधिक है। हालांकि प्रतिभाशाली यश टंडन यामिनी चक्रवर्ती नाम की एक ऐसी युवती के प्रति आसक्त हैं जो देखने में आलसी और महत्वाकांक्षी नहीं लगती। नंदिनी दुगर के इर्द गिर्द केंद्रित दूसरी पीढ़ी के संभ्रांत वर्ग में यश टंडन का यामिनी चक्रवर्ती पर क्रश एक खुला रहस्य है। लेकिन यामिनी चक्रवर्ती के मन में उनके लिए कोई भावना नहीं है, वह उन्हें केवल एक दोस्त मानती हैं, जिससे यश टंडन निराश हो जाते हैं। इसलिए कल्यामिनी चक्रवर्ती को एक अजनबी के साथ इतनी अंतरंगता से बातचीत करते देख यश टंडन का धैर्य तुरंत टूट गया। ये जानने के बाद कि वह व्यक्ति केवल मेहर अवस्थी की सहायक थी, यश टंडन को लगा कि वह उनकी प्रेम प्रतिद्वंद्वी होने के भी लायक नहीं है और यामिनी चक्रवर्ती द्वारा उनकी प्रतिभा को नज़रअंदाज करने से वह और भी अधिक निराश हो गए। कल रात रेयांश खन्ना द्वारा परफॉर्मेंस असाइनमेंट का जिक्र करने पर यश टंडन ने अवचेतन रूप से मान लिया कि यह सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया उनका दावा था। ठीक वैसे ही जैसे नेमलेस हीरो के थीम सॉन्ग के गायक के बारे में जानने का उनका दावा, ये सब यामिनी चक्रवर्ती के सामने दिखावा करने के लिए था। यश टंडन ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह रेयांश खन्ना को फिर से हुआशिया टीवी पर देखेंगे। और राष्ट्रीय दिवस समारोह की रिहर्सल से पहले कॉन्फ्रेंस रूम में ये जगह तो कर्मचारियों और कलाकारों के लिए आरक्षित थी। वह रेयांश खन्ना से पूछना चाहते थे कि क्या वह गलत जगह आ गए हैं, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसी क्षण यश टंडन को आश्चर्य हुआ जब रेयांश खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा, यश टंडन, क्या संयोग है, मैं रिहर्सल के लिए ही यहाँ हूँ। यश टंडन थोड़ा उलझन में थे। रिहर्सल? क्या आप मेहर अवस्थी की असिस्टेंट नहीं हैं? ताली की गड़गड़ाहट, तारांकन। उसी क्षण चश्मा पहने एक छोटे बालों वाली महिला कॉन्फ्रेंस रूम के बीच में आए, जोर से ताली बजाए और चिल्लाए, सभी लोग कृपया पहले गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करें। उनके कहने के बाद स्टाफ ने उपस्थित सभी लोगों को गोपनीयता समझौते बांटने शुरू कर दिए। ये मुख्य रूप से उन कलाकारों के लिए थे जो उसी दिन आए थे। हुआशिया टीवी के स्टाफ ने पहले ही उन पर हस्ताक्षर कर दिए थे। धन्यवाद। रेयांश खन्ना ने एक स्टाफ सदस्य से गोपनीयता समझौता लिया, उस पर एक नज़र डाली और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें मुख्य रूप से समारोह के कार्यक्रम, विशेष रूप से समापन समारोह के नामहीन नायकों, थीम गीत के समय से पहले खुलासा न करने की शर्त थी, जिसके लिए एक विशेष शर्त थी। यदि ये लीक हुआ तो उन्हें भारी मुआवजे के दावों का सामना करना पड़ेगा। रेयांश खन्ना को ये काफ़ी दिलचस्प लगा। इस बार वह इसे अपने लिए गुप्त रख रहे थे। उन्होंने जल्दी से समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसे स्टाफ सदस्य को वापस कर दिया। यश टंडन थोड़ी दूरी से रेयांश खन्ना को देख रहे थे। उनकी निगाहों में संदेह और अनिश्चितता थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक सेलिब्रिटी असिस्टेंट राष्ट्रीय दिवस समारोह की रिहर्सल में क्यों आ रहा है। क्या मेहर अवस्थी समारोह में प्रस्तुति देने वाली हैं? एक मिनट रुकिए, मेहर अवस्थी परसों सुरों का संग्राम के फिनाले में हिस्सा ले रही हैं और राष्ट्रीय दिवस समारोह उसके अगले दिन है। भला वो कैसे आ पाएंगी? ये सोचते सोचते यश टंडन की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो उठकर रेयांश खन्ना से दोबारा पूछने वाले थे, कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और राष्ट्रीय दिवस समारोह के जनरल डायरेक्टर फैजान मेहरा अंदर आए। डायरेक्टर फोंग, हेलो डायरेक्टर फोंग। स्टाफ और बाकी लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। फैजान मेहरा की उम्र 30 के आसपास ही थी, फिर भी राष्ट्रीय दिवस समारोह जैसे बड़े आयोजन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। वाकई उनका भविष्य उज्ज्वल था। हर कोई उनसे दोस्ती करना चाहता था। फैजान मेहरा ने सिर हिलाया और छोटे बालों वाली महिला के पास जाकर पूछा, निर्देशक समीर वोहरा, क्या गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं? छोटे बालों वाली महिला सहायक निर्देशक समीर वोहरा लिंग थीं। उन्होंने किसी से गिनवाया और सिर हिलाकर कहा, सभी पर हस्ताक्षर हो गए हैं। फैजान मेहरा ने धीमी आवाज में पूछा, मुख्य कलाकार का क्या हुआ? क्या वह आ गए हैं? सुहासिनी खन्ना मुस्कुराईं और उन्हें एक गोपनीयता समझौता देते हुए बोली, लीजिए, इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। फैजान मेहरा ने नीचे देखा और उस पर रेयांश खन्ना नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ पाया। फिलहाल केवल उन्हें और सुहासिनी खन्ना को ही अकेला जज्बा के गायक का असली नाम पता था, और सुहासिनी खन्ना ने व्यक्तिगत रूप से रेयांश खन्ना को उनका एक्सेस पास भेजा था। वह कौन है? फैजान मेहरा ने पूछा। उन्होंने इस व्यक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उनका अचानक प्रकट होना वाकई बहुत रहस्यमय था। निर्देशक फोन, चलिए पहले एक बैठक कर लेते हैं। बाद में जब हम फीनिक्स नेस्ट में रिहर्सल के लिए जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा, सुहासिनी खन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा। फैजान मेहरा ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा।
इसके बाद उन दोनों ने सभी को समारोह का कार्यक्रम की व्यवस्था और स्थल एवं उपकरणों के बारे में जानकारी दी। फिर उन्होंने गोपनीयता के सिद्धांत को दोहराया, समारोह समाप्त होने से पहले कोई भी प्रासंगिक जानकारी बाहरी दुनिया को नहीं बता सकता। पूर्व रिहर्सल बैठक के बाद हुआशिया टीवी ने कर्मचारियों और कलाकारों को फीनिक्स नेस्ट स्टेडियम ले जाने के लिए कई बसों की व्यवस्था की। रेयांश खन्ना एक बस में बैठ गए। बस में कई गायक और क्रॉसटॉक कलाकार थे, वह दूसरों को नहीं पहचानते थे और चुपचाप बैठे रहे। अरे बड़े मरवाह, क्या तुम्हें पता है समापन गीत कौन गा रहा है? क्या वह रिया तलवार नहीं थी? नहीं, मैंने सुना है कि ये लक्ष्य वर्मा हैं। क्या आपने रिया तलवार और लक्ष्य वर्मा को देखा है? हमने उन्हें नहीं देखा। तो ये दोनों में से कोई नहीं है। फिर कौन है? रेयांश खन्ना ने अपने सामने बैठे लोगों को बात करते सुना। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेहर अवस्थी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, मैं अभी फीनिक्स नेस्ट जा रहा हूँ, जाकर सब देख लेता हूँ। मेहर अवस्थी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन ऋतिका मेहता ने जवाब दिया, श्री खन्ना, हम ज़ेनफिट में हैं। मेहर दीदी आपकी बड़ी बहन को वीडियो शूट करने में मदद कर रही हैं। रेयांश खन्ना को याद आया कि मेहर अवस्थी आज ज़ेनफिट में एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए जा रही थीं। शायद वो अभी व्यस्त थीं और उनका फ़ोन ऋतिका मेहता के पास था। थोड़ी देर बाद ऋतिका मेहता ने मेहर अवस्थी की ज़ेनफिट स्पोर्ट्सवियर पहने हुए कई और तस्वीरें भेजीं। वो दुबली पतली, लंबी टांगों वाली थीं और युवा और खूबसूरत लग रही थीं। श्री खन्ना, क्या आपके मुंह में पानी आ रहा है? बस कुछ दिन और रुकिए और मेहर को पटा लेने के बाद आप उसे जैसे चाहें खा सकते हैं। सहायक ने शरारती अंदाज में संदेश भेजा। रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में कार फीनिक्स नेस्ट स्टेडियम पहुंच गई। रेयांश खन्ना बाहर निकले और देखा कि उनके पीछे वाली कार से यश टंडन भी उतर रहे हैं। पता नहीं क्यों, जैसे ही यश टंडन बाहर निकले वे उन्हें घूरने लगे, मानो रेयांश खन्ना पर उनका कोई कर्ज हो। रेयांश खन्ना ने उन्हें नज़रअंदाज किया और स्टाफ के साथ अंदर चले गए। यश टंडन भी उनके पीछे पीछे गए, ये जानने की कोशिश में पागल हो रहे थे कि रेयांश खन्ना वहां किस लिए आए हैं। लेकिन वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए वे जाकर पूछ नहीं सके। कर्मचारियों और कलाकारों के फीनिक्स नेस्ट स्टेडियम में प्रवेश करने और यह पुष्टि करने के बाद कि क्षेत्र अनधिकृत व्यक्तियों से मुक्त है, निर्देशक फैजान मेहरा मंच पर खड़े हुए और कार्यक्रम और कलाकारों के नाम पढ़ना शुरू कर दिया। इससे पहले के कार्यक्रमों में नृत्य, गीत, संवाद और नुक्कड़ नाटक शामिल थे। ये सभी उद्योग जगत के दिग्गज कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिनकी ख्याति बहुत अधिक थी। हालांकि लोगों का ध्यान इन नामों पर नहीं था, सभी ध्यान से सुन रहे थे, चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में फैजान मेहरा ने अंतिम कार्यक्रम का नाम पढ़ा, नामहीन नायकों का थीम गीत अकेला जज्बा, रेयांश खन्ना द्वारा प्रस्तुत। अध्याय 185। क्या आप और मेहर अवस्थी वसंत उत्सव समारोह में शामिल होना चाहते हैं? लिन, रेयांश खन्ना। मंच के नीचे खड़े यश टंडन चौंक गए, उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। उन्होंने अपने बगल वाले व्यक्ति की ओर मुड़कर पूछा, गुरुजी, क्या निर्देशक फोन ने अभी रेयांश खन्ना का नाम लिया? ये व्यक्ति अनुज चटर्जी थे, जो नवदेश में एक जाने माने होस्ट थे। सीसीटीवी में शामिल होने के बाद यश टंडन उनके शिष्य बन गए थे। फैजान मेहरा ने अनुज चटर्जी की वजह से ही यश टंडन को यह अवसर दिया था। अनुज चटर्जी ने यश टंडन की ओर देखा, उनका नाम रेयांश खन्ना है। क्या हुआ, क्या आप उन्हें जानते हैं? यश टंडन के चेहरे पर कई भाव थे, आश्चर्य, शर्मिंदगी, निराशा। मानो किसी सफ़ेद कैनवास पर रंग बिरंगे ब्रशों से बेतरतीब ढंग से चित्र बना दिए गए हों। मैं उन्हें जानता हूँ। ओह नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। ओह, मैं भी नहीं जानता। यश टंडन पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि समापन गीत के गायक रेयांश खन्ना ही हैं। रिया तलवार, लक्ष्य वर्मा, जाह्नवी मल्होत्रा, रुचि बत्रा, ये सभी लोकप्रिय गायक उनसे हार गए। यश टंडन को कल का अपना वह दावा याद आया कि वह जानते हैं कि गीत किसने गाया है, और उन्हें लगा जैसे वह गड्ढा खोदकर उसमें कूद जाना चाहते हों। रेयांश खन्ना, ये नाम पहले कभी नहीं सुना। अकेला जज्बा, वह गाना किसने लिखा है? बाकी लोग चर्चा में जुट गए। सभी लोग बेसब्री से इस खुलासे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब जब वो पला गया था तो सब पूरी तरह से असमंजस में थे। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्होंने रेयांश खन्ना के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, यहाँ तक कि कोई नहीं जानता था कि वो दिखते कैसे हैं। क्या वो यहाँ हैं? लोग इस रहस्यमयी शख्सियत की एक झलक पाने के लिए उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे। ठीक है, सब लोग पहले जगह से थोड़ा परिचित हो जाए। आधिकारिक रिहर्सल कल से शुरू होगी। फैजान मेहरा ने हाथ में माइक लिए मंच से घोषणा की। सभी ने तुरंत स्टाफ के मार्गदर्शन में अभ्यास शुरू कर दिया। हेमा वैद्य, सुमन अय्यर, ऋतु चावला, करण ग्रोवर तीसरे मंच पर जाए। लोड्स पॉन्ड बैंड, अदिति पिल्लई, दीपिका सैनी, हैप्पी कॉमेडी ट्रूप पहले मंच पर जाए। सुहासिनी खन्ना ने मेगाफोन पकड़े हुए प्रत्येक कलाकार और टीम के लिए रिहर्सल के स्थान बताए। कैरावगढ़ रेनबो गर्ल्स बैंड, कैरवगढ़ डांस ट्रूप, रेयांश खन्ना, गो टू स्टेज 2।
जब सुहासिनी खन्ना ने मंच 2 पर रेयांश खन्ना का नाम पुकारा तो सबकी निगाहें अनायास ही मंच की ओर मुड़ गईं। कैरावगढ़ रेनबो गर्ल्स बैंड और कैरावगढ़ डांस ट्रूप दोनों ही युवा और खूबसूरत लड़कियों के समूह थे। भीड़ के बीच मंच पर आते ही रेयांश खन्ना सबसे अलग नजर आए। लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। क्या ये रेयांश खन्ना हैं? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या सच में ये मुख्य कलाकार हैं? हर कोई हैरान था। कई लोगों के मन में ईर्ष्या और नाराजगी भी थी। देखना है कौन सा गाना रिया तलवार और लक्ष्य वर्मा को बाहर कर सकता है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। क्या ये लड़का इसके लायक भी है? अनगिनत निगाहें, कुछ ईर्ष्या से भरी, कुछ संदेह से, रेयांश खन्ना पर टिकी थीं। वह मंच के किनारे शांति से खड़े रहे, आगे बैंड और डांस ट्रूप के अभ्यास का इंतजार करते रहे। हालांकि महिला बैंड और डांस ट्रूप भी अभ्यास के दौरान ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थीं। युवा और खूबसूरत लड़कियां बार बार पीछे मुड़कर उन्हें उत्सुकता से देख रही थीं। यश टंडन भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, लगातार गलतियां कर रहे थे और अपने शिक्षक अनुज चटर्जी से डांट खा रहे थे। आखिरकार अनुज चटर्जी को एहसास हुआ कि उनका ध्यान दूसरे मंच पर है, इसलिए उन्होंने अभ्यास रोक दिया और रेयांश खन्ना के शुरू होने का इंतजार किया। अंत में मंच पर जाकर अभ्यास करने की बारी रेयांश खन्ना की आई। फीनिक्स नेस्ट जिम्नेजियम का माहौल अजीब हो गया। चहल पहल अचानक थम गई और सभी का ध्यान दूसरे मंच की ओर गया। रेयांश खन्ना मंच के बीचों बीच शांति से खड़े थे। अगले ही पल एक जानी पहचानी धुन बजने लगी और उन्होंने माइक उठा लिया। कुछ मिनट बाद जिम्नेजियम और भी शांत हो गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर अब कोई संदेह या असंतोष नहीं दिख रहा था। यश टंडन हैरान रह गए और बुदबुदाए, कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, ये गाना बहुत बढ़िया है। हाँ, फैजान मेहरा तो किस्मत वाले हैं। उनके शिक्षक अनुज चटर्जी दिल खोलकर हंसे। एक अच्छा गाना तुरंत पहचाना जा सकता है। ये गीत अकेला जज्बा गुमनाम नायक की थीम को बखूबी दर्शाता है और इसकी गुणवत्ता बेहद उच्च स्तर की है, जिसमें एक बड़ी हिट बनने की पूरी क्षमता है। इसके अलावा रेयांश खन्ना का गायन उत्कृष्ट था। स्पष्ट रूप से उनके पास मंच का काफी अनुभव था। राष्ट्रीय दिवस समारोह के समापन प्रदर्शन के रूप में यह एक आदर्श समापन था। रेयांश खन्ना ने माइक नीचे रखा और मंच से चले गए। कई प्रस्तुतियों के कारण प्रत्येक कलाकार को आज केवल एक ही रिहर्सल का अवसर मिला। उस एक अभ्यास सत्र ने उन्हें आत्मविश्वास दिया। वैसे मेहर अवस्थी ने ही उन्हें अभ्यास के लिए व्यावसायिक हाई स्कूल का खेल का मैदान दिलाया था। इससे पहले रेयांश खन्ना को एक विशाल व्यायामशाला में गायन का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। मेरी समझदार मेहर का शुक्रिया। रेयांश खन्ना के स्टेज से उतरने के बाद भी अनगिनत निगाहें चुपके से उन पर टिकी हुई थीं। हे, क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? एक डांस ग्रुप की लड़की दौड़कर आए और रेयांश खन्ना से ऑटोग्राफ लेने के लिए कागज और पेन निकाल लाए। मैं कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ। रेयांश खन्ना को यह थोड़ा मजेदार लगा। गैला के बाद तो तुम बन जाओगी, तब तुम्हें ऑटोग्राफ नहीं मिल पाएगा। लड़की मुस्कुराई। उसकी आंखों में थोड़ी शर्म थी और रेयांश खन्ना के पास उसके लिए ऑटोग्राफ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब लड़कियों का एक पूरा समूह उनके चारों ओर जमा हो गया। सभी रेयांश खन्ना से ऑटोग्राफ मांग रही थीं। ये पहली बार था जब रेयांश खन्ना को इतने सारे प्रशंसकों ने घेर लिया था। दर्जनों लड़कियों को संभालने के बाद उनके हाथ दुखने लगे थे। रेयांश खन्ना, हेलो, आखिरकार आपसे मिलने का समय आ गया। लड़कियां चली गईं और फैजान मेहरा और सुहासिनी खन्ना उनके पास आईं। फैजान मेहरा ने रेयांश खन्ना से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। निर्देशक फोन, निर्देशक समीर वोहरा, नमस्कार। रेयांश खन्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपका गाना बहुत अच्छा है, धन्यवाद। फैजान मेहरा, अकेला जज्बा और रेयांश खन्ना की मंच प्रस्तुति से बहुत संतुष्ट थे। बिल्कुल नहीं, निर्देशक फोन ने ही मुझे यह अवसर दिया है। इतने विनम्र मत बनो। आपने अपना काम रागसाहिल नाम से जमा किया था और आपने ही लेटर और फाइनली वेटिंग फॉर यू भी लिखे हैं। फैजान मेहरा ने पूछा, यही असली वजह थी कि वह रेयांश खन्ना से मिलने आए थे? रेयांश खन्ना ने सिर हिलाया। आप और मेहर अवस्थी के बीच अच्छे संबंध हैं? फैजान मेहरा ने फिर पूछा। मैं उनका सहायक हूं और हम अच्छे दोस्त भी हैं, रेयांश खन्ना ने जवाब दिया। वाह, बहुत बढ़िया। क्या आप और मेहर अवस्थी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में जाने के इच्छुक हैं? फैजान मेहरा मुस्कुराए। रेयांश खन्ना चौंक गए, फिर बोले, बधाई हो निर्देशक फोंग। स्पष्ट रूप से फैजान मेहरा के शब्दों का अर्थ था कि उन्हें अगले वर्ष के वसंत उत्सव समारोह के मुख्य निर्देशक के रूप में आंतरिक रूप से चुना गया है। वसंत उत्सव समारोह का स्तर राष्ट्रीय दिवस समारोह से भी ऊंचा है, जो वास्तव में बधाई की बात है। फैजान मेहरा ने हाथ हिलाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि आप और मेहर अवस्थी एक युगल गीत गाएं। बेशक, इस गीत की गुणवत्ता अकेला जज्बा से खराब नहीं हो सकती। यदि आपके पास कोई उपयुक्त गीत है तो आप और मेहर अवस्थी मेरे लिए एक डेमो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है निर्देशक फोंग, मैं राष्ट्रीय दिवस समारोह के बाद जितनी जल्दी हो सके आपके लिए इसे रिकॉर्ड कर दूंगा। रेयांश खन्ना ने सहमति में सिर हिलाया।
फैजान मेहरा और सुहासिनी खन्ना ने रेयांश खन्ना से कुछ और बातें की और फिर जल्दी से वहां से चले गए। रेयांश खन्ना सोच में डूबे सिर झुकाए खड़े थे। फिलहाल उनके पास कोई युगल गीत नहीं था, लेकिन अगर उनका कबूलनामा कामयाब हो जाता तो भविष्य में मेहर के साथ बिताने के लिए उनके पास काफ़ी समय होता। शायद युगल गीत याद करने के लिए एक प्रगति चक्र दिखाई देने लगता। हालांकि अभी उनका और मेहर अवस्थी का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय दिवस समारोह और सुरों का संग्राम का समापन था। दोनों अलग अलग थे, अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे थे, एक दूसरे को याद कर रहे थे और अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। उसी शाम 9 बजे के कुछ देर बाद रेयांश खन्ना अपने होटल लौट आए। मैं स्टार सिटी पहुंच गया हूं, मेहर अवस्थी ने व्हाट्सएप पर संदेश भेजा। उन्होंने दिन में शेनज़ेन में ज़ेनफिट के एक विज्ञापन की शूटिंग पूरी की थी और दोपहर 5 बजे स्टार सिटी के लिए उड़ान भरी थी। सुरों का संग्राम का समापन परसों था और मेहर अवस्थी को मंच के माहौल में ढलने और अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए जल्दी आना पड़ा था। रेयांश खन्ना ने उन्हें वापस फ़ोन किया, थकी हुई हो। कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद मेहर अवस्थी ने सीधे फ़ोन किया। रेयांश खन्ना मुस्कुराए, फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से वही जानी पहचानी मधुर आवाज़ सुनी, मैं थकी नहीं हूँ, आप कैसे हैं? रेयांश खन्ना ने कहा, मैं भी थका नहीं हूँ। अगले कुछ दिनों तक अपने खान पान और कपड़ों का ध्यान रखना, सर्दी जुकाम मत होने देना। परसों प्रतियोगिता के लिए आपको पूरी तरह फिट रहना है। मेहर अवस्थी ने धीरे से सहमति जताते हुए कहा, ठीक है। रेयांश खन्ना ने आगे कहा, और हाँ, आज रात रितिका मेहता को अपने साथ ले जाना। आपके बहुत सारे प्रशंसक हैं और कुछ और भी सासाइंग प्रशंसक होंगे। मेहर अवस्थी की आवाज़ कोमल थी, ठीक है। और हाँ, अगर वरुण सेठी फिर से आपको ढूंढने आए तो रितिका मेहता को उससे निपटने देना। इसे अपने मूड पर असर मत पड़ने देना। मुझे वो पसंद नहीं है। रेयांश खन्ना के अपनी बात पूरी करने से पहले ही मेहर अवस्थी ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, फिर रुककर बोली, क्या सच में तुम्हारी बहन के शिक्षक ने तुमसे दोबारा संपर्क नहीं किया? रेयांश खन्ना को हंसी भी आई और झुंझलाहट भी हुई, इतना मत सोचो। आन्या ने शिक्षक मेनन को सब कुछ समझा दिया है। तुम ही हो जो इतना ज्यादा सोच रहे हो। मेहर अवस्थी की आवाज़ धीमी थी, जिसमें थोड़ी नाराज़गी झलक रही थी। रेयांश खन्ना ने तुरंत कहा, मेरा मतलब वो नहीं था। मेहर अवस्थी एक पल के लिए रुकी, फिर पूछा, अगर दूसरे लड़के मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश करें तो क्या तुम तब भी इतना ज़्यादा सोचोगे? रेयांश खन्ना भी रुके, फिर दृढ़ता से बोले, मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। मेहर अवस्थी ने धीरे से ओह कहा, उनकी आवाज़ कोमल और मीठी थी, और अचानक पूछा, 2 अक्टूबर को क्या तुम मेरे साथ स्नोलीफ रेजिडेंसी वापस आओगे? रेयांश खन्ना का सहायक अनुबंध 1 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। 2 अक्टूबर से वह मेहर अवस्थी के सहायक नहीं रहेंगे और स्नोलीफ रेजिडेंसी में उनकी सुरक्षा करने की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। हालांकि मेहर अवस्थी उनसे अपने दिल की बात कहना चाहती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने उम्मीद की कि वह उनके साथ स्नोलीफ रेजिडेंसी वापस आ जाएं। रेयांश खन्ना ने कहा, ड्रीमलाइन सिटी में मेरा कुछ काम है, चलो साथ चलते हैं। वह झूठ नहीं बोल रहे थे, 2 अक्टूबर को उन्हें एक ज़रूरी काम करना था, मेहर अवस्थी से अपने दिल की बात कहना। ठीक है, बात पक्की। पक्की बात। दोनों खुश थे कि 2 अक्टूबर को अपने दिल की बात कहने की उनकी योजना सफल हो जाएगी। फ़ोन पर बातचीत 1 घंटे से ज़्यादा चली। रात करीब 10 बजे दिव्या कपूर ने मेहर अवस्थी को आराम करने के लिए कहा और दोनों ने अनिच्छा से फ़ोन रख दिया। रेयांश खन्ना उठे, खिड़की के पास गए और आसमान में चमकते हुए सफ़ेद चांद को देखने लगे। सुरों का संग्राम का फिनाले परसों है। मेहर, शुभकामनाएं। 2 दिन बाद स्टार सिटी टीवी पर शाम 6 बजे ड्रेसिंग रूम में मेहर अवस्थी ने सफ़ेद रंग का शाम का गाउन पहना था। उनके लंबे बाल जूड़े में बंधे थे और हीरे का हार उनकी लंबी गोरी गर्दन की शोभा बढ़ा रहा था। शरीर से चिपकी हुई पोशाक उनकी पतली कमर पर फिट बैठ रही थी, जिससे उनके लंबे सुडौल सफ़ेद पैर दिख रहे थे। इस समय एक साधारण पुरुषों की कमीज ने उन पैरों को ढका हुआ था जिन पर अनगिनत निगाहें टिकी थीं। मेहर अवस्थी ने अपने हाथों से कमीज के कपड़े को धीरे से रगड़ा, उनके शांत बेहद खूबसूरत चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। खटखट। रितिका मेहता ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आकर मेहर अवस्थी से कहा, मेहर दीदी, बाहर जाने का समय हो गया है, लाइव प्रसारण शुरू होने वाला है। अध्याय 186। क्या वह सचमुच मेरी भाभी बन सकती हैं? रेयांश भाई, आज रात आपके बॉस का फाइनल है, आप नहीं आ सकते। कोई बात नहीं, कैरावगढ़ चक्रवर्ती परिवार का घर। ये कैसी नौकरी है, हमें तो बंद कमरे में रखा जा रहा है। यामिनी चक्रवर्ती ने फ़ोन रखते हुए खुद से बुदबुदाया। छोटी युवक, क्या तुम्हारा धर्म भाई नहीं आ सकता? नंदिनी दुगर ने बगल से पूछा। यामिनी चक्रवर्ती ने झुंझलाते हुए सिर हिलाया। रेयांश भाई ने कहा कि जिस कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं उसमें बहुत सख्त नियम हैं, कलाकार तय होटलों में ठहरे हैं और बाहर नहीं जा सकते। नंदिनी दुगर ने हैरानी से सिर झुकाया। यश टंडन ने भी कहा कि उनके राष्ट्रीय दिवस समारोह के कर्मचारी बंद कमरे में रिहर्सल कर रहे हैं।
तुम्हारा धर्मभाई भी राष्ट्रीय दिवस समारोह में नहीं जा रहा है ना? यामिनी चक्रवर्ती चौंक गईं। हाँ, रेयांश भाई ही रागसाहिल हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हुआशिया टीवी को उनकी प्रतिभा पसंद आई हो और उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया हो? उसने तुरंत सिर हिला दिया। उसे लगा कि ऐसा होना नामुमकिन है। मेहर अवस्थी भी नहीं गई थी, तो रेयांश भाई कैसे जा सकते थे? तभी सत्यजीत चक्रवर्ती रसोई से कटे हुए फलों की एक थाली लेकर आए और नंदिनी दुगर से बोले, लो जिया कुछ फल खा लो। शुक्रिया अंकल जिया। नंदिनी दुगर ने विनम्रता से धन्यवाद दिया। उन्होंने और यामिनी चक्रवर्ती ने आज सुरों का संग्राम का फिनाले साथ देखने का प्लान बनाया था। यामिनी चक्रवर्ती ने बताया था कि उनके पिता भी मेहर अवस्थी के थोड़े बहुत फैन हैं, इसलिए दोनों पक्की सहेलियों ने चक्रवर्ती परिवार के घर आने का फैसला किया था। चूंकि सत्यजीत चक्रवर्ती उनके पिता के भी दोस्त थे, इसलिए नंदिनी दुगर ने समझदारी से आज अपना हमेशा वाला बिंदास अंदाज नहीं अपनाया और बेहद शालीन कपड़े पहनकर एक सीधी सादी लड़की की तरह लग रही थीं। स्वागत है, खा लो। छोटी युएं, जिया को देखो, वो बचपन से ही अच्छी, समझदार और सभ्य हैं। तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। सत्यजीत चक्रवर्ती ने यामिनी चक्रवर्ती को थोड़ा बहुत उपदेश देना नहीं भूला। यामिनी चक्रवर्ती मुंह फुलाकर सोचने लगी, पापा आपको नहीं पता बाहर जिया कैसी है ना? शुरू हो रहा है। नंदिनी दुगर ने टीवी की ओर इशारा किया। सुरों का संग्राम के फिनाले के लाइव प्रसारण से पहले स्क्रीन पर 7 गायकों का एक छोटा वीडियो दिखाया गया। होस्ट ने कैमरा घुमाते हुए एक एक करके 7 गायकों का इंटरव्यू लिया। सबसे पहले रिया तलवार थीं। उन्होंने क्रॉप टॉप और हॉट पैंट पहनी हुई थी। साफ दिख रहा था कि वो आज रात एक और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। रिया, पिछले 8 एपिसोड में मेहर अवस्थी ने 4 बार पहला स्थान जीता और तुमने 2 बार। क्या तुम्हें फिनाले के लिए पूरा भरोसा है? होस्ट ने माहौल को गरमाने की कोशिश की। रिया तलवार ने गर्व से जवाब दिया, जो आखिर में हंसता है वही सबसे अच्छा हंसता है। रिया तलवार बहुत घमंडी है, लेकिन उसमें प्रतिभा तो है ही। कैरावगढ़, एक होटल में तान्या बंसल और पल्लवी सूरी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थीं। ए बेटर लाइफ के पहले 2 एपिसोड की रिकॉर्डिंग कल ही पूरी हुई थी और तान्या बंसल अगली रात राष्ट्रीय दिवस समारोह देखने के लिए कैरावगढ़ चली गई थीं। आज रात सुरों का संग्राम का फिनाले भी मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। रिया तलवार का आत्मविश्वास देखकर पल्लवी सूरी ने आह भरी और सोचा कि अगर तान्या बंसल में भी ऐसा आत्मविश्वास होता तो उन्हें इतनी चिंता नहीं होती। तान्या बंसल ने व्यंग्य करते हुए कहा, जो भी हो, जब तक मेहर अवस्थी नहीं जीतती तब तक ठीक है। पल्लवी सूरी ने भौहें चढ़ाकर कहा, तान्या बंसल, रेयांश खन्ना पर इतना ध्यान मत दो। मनोरंजन जगत में मेहर अवस्थी अकेली प्रतिद्वंदी नहीं है। तान्या बंसल ने बोलना बंद कर दिया। उनका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। खासकर जब मेहर अवस्थी स्क्रीन पर आई तो तान्या बंसल का चेहरा और भी अप्रिय हो गया। मेहर अवस्थी आज बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने सफ़ेद रंग का शाम का गाउन पहना था। उनके लंबे बाल जूड़े में बंधे थे, जो एक शांत और गरिमापूर्ण आभा बिखेर रहे थे। उनकी ड्रेस का गला थोड़ा खुला था, जिससे उनकी बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा की झलक दिख रही थी, जो हीरे के जगमगाते हार के साथ और भी चमक रही थी। उनकी कमर इतनी पतली थी कि उसे एक हाथ से घेरा जा सकता था। उनके कूल्हे सुडौल थे और उनकी टांगें लंबी और आकर्षक थीं। उनकी स्कर्ट के तिरछे किनारे के नीचे उनकी गोरी जांघ का एक हिस्सा दिख रहा था। वह किसी दिव्य प्राणी की तरह गरिमापूर्ण ढंग से खड़ी थीं। पल्लवी सूरी ने स्तब्ध होकर कहा, उन्हें कुदरती खूबसूरती का वरदान मिला है। तान्या बंसल ने उपहास किया। वह कहना चाहती थीं कि वह तो बस एक खूबसूरत चेहरा हैं, लेकिन फिर यह महसूस करते हुए कि उनकी तुलना मेहर अवस्थी से नहीं की जा सकती, वह चुप रहीं। होस्ट ने माहौल को और गरमा दिया। रिया तलवार ने अभी कहा कि आखिर में हंसी उन्हीं की होगी। मेहर, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेहर अवस्थी ने अपने हाथ में पकड़ी एक पुरुषों की कमीज पर नजर डाली, फिर ऊपर देखा। उनका चेहरा शांत था। मैं सिर्फ गा सकती हूँ, हंस नहीं सकती। छी, हाँ, मेहर को लोगों को चिढ़ाने का हुनर तो आता ही है। शेनज़ेन में ज़ेनफिट स्पोर्ट्सवेयर फैक्ट्री में बॉस के ऑफिस में श्रेया खन्ना और नितिन अरोरा टीवी देख रहे थे। मेहर अवस्थी की बातें सुनकर श्रेया खन्ना अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। नितिन अरोरा भी मुस्कुराए, फिर अचानक पूछा, श्रीमती अवस्थी के हाथ में क्या है? श्रेया खन्ना ने गौर से देखा, ये कमीज लग रही है, पुरुषों की कमीज। नितिन अरोरा चौंक गए। श्रीमती अवस्थी पुरुषों की कमीज क्यों पकड़े होंगी? श्रेया खन्ना चौंक उठी, फिर अचानक खड़ी हो गईं। अरे नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मेरे भाई के कपड़े हैं? नितिन अरोरा चौंक गए। क्या हुआ? श्रेया खन्ना बैठ गईं। कुछ नहीं। टीवी स्क्रीन पर बेहद खूबसूरत लेकिन शांत मेहर अवस्थी को देखकर श्रेया खन्ना कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गईं। इतनी खूबसूरत स्टार, क्या वो सच में मेरे भाई की पत्नी बन सकती हैं? लाइव प्रसारण जारी रहा और होस्ट ने बारी बारी से कई अन्य गायकों का इंटरव्यू लिया।
ये गायक काफ़ी शांत थे। रिया तलवार और मेहर अवस्थी के बीच के तनाव से कहीं कम तनाव महसूस हो रहा था। वरुण सेठी थोड़े उदास और निराश लग रहे थे। जब होस्ट ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें विश्वास है कि वो उस रात कोई चमत्कार कर सकते हैं, तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, अकेले कुत्ते चमत्कार नहीं करते। श्रेया खन्ना हंस पड़ी, क्या उनका दिल टूट गया है? वो फ्रिज से कुछ पीने के लिए उठीं, लेकिन नितिन अरोरा ने उसे रोक दिया और उसे एक गिलास गर्म पानी दिया। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ भी ठंडा मत पीना। श्रेया खन्ना ने उपहास करते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो गोजी बेरी से भरा थमस लिए एक अधेड़ उम्र के आदमी हो। लेकिन फिर भी उन्होंने गर्म पानी ले लिया। नितिन अरोरा मुस्कुराए, उनके खत्म होने का इंतजार किया और फिर गिलास एक तरफ रख दिया। इसके बाद सातों गायक कक्ष में इकट्ठा हुए और निर्देशक समीर वोहरा ने फाइनल के नियम समझाए। प्रत्येक गायक एक गीत प्रस्तुत करेगा और अंतिम विजेता का फैसला 500 दर्शकों और 5 पेशेवर जजों के वोट से होगा। प्रस्तुति का क्रम पिछले 4 एपिसोड के कुल अंकों के आधार पर तय किया जाएगा, जिसमें उच्च अंक वाले बाद में आएंगे। सबसे अधिक कुल अंक प्राप्त करने वाली मेहर अवस्थी ने सबसे अंत में प्रस्तुति दी। दूसरे सबसे अधिक कुल अंक प्राप्त करने वाली रिया तलवार ने छठे स्थान पर प्रस्तुति दी। आरव शेट्टी ने सबसे पहले प्रस्तुति दी। 7 फाइनलिस्टों में उनका स्कोर सबसे कम था और वे मुख्य रूप से एक सहायक कलाकार के रूप में मौजूद थे। उन पर कोई दबाव नहीं था और उन्होंने अपने सिग्नेचर गानों में से एक गाया। दर्शकों ने शालीन तालियों से उनका स्वागत किया, जबकि जज शांत रहे। ये कल्पना करना आसान है कि उन्हें ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। कैमरा कमरे में मौजूद 6 गायकों पर केंद्रित था, जिनके भाव बदलते रहते थे। दिग्गज गायिकाएं मधुरा कुलकर्णी और नीलम सक्सेना अपेक्षाकृत शांत थीं। वरुण सेठी अभी भी निराश लग रहे थे। वहीं रिया तलवार जोश से भरी हुई थीं और कोशिश करने के लिए उत्सुक थीं। दूसरी ओर मेहर अवस्थी का व्यवहार अलग था। वह अपनी टांगों पर ढकी हुई पुरुषों की कमीज को देख रही थी, अपनी उंगलियों से उसे धीरे से सहला रही थी। उनकी निगाहें केंद्रित थीं, कोमल लेकिन उदास। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक इस दृश्य पर चर्चा करने लगे। मेहर अवस्थी क्या कर रही हैं? उस कमीज के पीछे क्या कहानी है? क्या यह उनके प्रेमी की कमीज हो सकती है? अध्याय 187 उसके लिए गाना। अरे नहीं, मेहर के चेहरे पर प्रेम की पीड़ा साफ झलक रही है। कलाकारों के ड्रेसिंग रूम में ऋतिका मेहता ने अपना माथा रगड़ा। फाइनल के लिए कलाकारों के दल को रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ऋतिका मेहता और दिव्या कपूर मेहर अवस्थी के ड्रेसिंग रूम से ही लाइव प्रसारण देख सकीं। जब ऋतिका मेहता ने टीवी स्क्रीन पर मेहर अवस्थी को रेयांश खन्ना के कपड़ों को घूरते हुए देखा तो वह अवाक रह गईं। मेहर के हाव भाव साफ थे, ये फाइनल का सीधा प्रसारण था। दिव्या कपूर को भी सिरदर्द होने लगा। तुम्हारी मेहर ने कभी दूसरों की राय की परवाह कब की? आह, कितनी जिद्दी है। हूं जी, इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि मेहर रिलेशनशिप में है। मेहर अवस्थी की शर्ट, वाह, ये ऑनलाइन स्टोर कितने तेज हैं। ऋतिका मेहता ने दिव्या कपूर को अपना फ़ोन दिखाया। एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर वही शर्ट का लिंक पहले से ही मौजूद था जो मेहर अवस्थी के हाथ में थी। साथ ही कई तरह के आकर्षक विज्ञापन स्लोगन भी थे। इसे पहनो और तुम देवी की हथेली में होगी, देवी मेहर अवस्थी का खजाना, वगैरह। दिव्या कपूर ने आह भरी, राष्ट्रपति मारवाह शायद जल्द ही मुझे फ़ोन करके पूछेंगे कि क्या हुआ। ऋतिका मेहता ने जीभ निकाल कर कहा, दिव्या जी, मेहर और श्री खन्ना कई दिनों से अलग हैं। उन्हें याद करना स्वाभाविक है ना? दिव्या कपूर ने स्क्रीन पर मेहर अवस्थी को देखते हुए भौहें चढ़ाईं, जिनकी उंगलियां रेयांश खन्ना के कपड़ों से हटी ही नहीं थीं, और चिंता से कहा, मुझे डर है कि वह घबरा जाएंगी और बाद में मंच पर हंगामा कर देंगी। तभी ऋतिका मेहता का फ़ोन बज उठा। श्री खन्ना का फ़ोन है, उन्होंने दिव्या कपूर से कहा और तुरंत फ़ोन उठा लिया। श्री खन्ना, हम लाउंज में हैं, क्या आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं? दूसरी तरफ से रेयांश खन्ना की चिंतित आवाज़ आई, हाँ, मेहर की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ? ऋतिका मेहता ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या आपको पता नहीं क्या हुआ? और आप अभी मेहर के साथ यहाँ नहीं हैं। दिव्या कपूर ने उन्हें थप्पड़ मारा और ऋतिका मेहता ने झट से कहा, मेहर ठीक है। वैसे भी जब तक आप ठीक हैं श्री खन्ना, वह भी ठीक है। अगर आप ठीक हैं तो वह ठीक है, सब ठीक हैं। अरे, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, दिव्या कपूर ने फ़ोन छीन लिया और रेयांश खन्ना से कहा, रेयांश खन्ना, हम कल सुबह कैरावगढ़ पहुंच जाएंगे। अच्छे से तैयारी कर लेना और मेहर को निराश मत करना। यह एक दोहरा अर्थ था और रेयांश खन्ना समझ गए। चिंता मत कीजिए दिव्या जी, मैं तैयार हूँ। कैरावगढ़ में नवदेश टीवी द्वारा राष्ट्रीय दिवस समारोह के कलाकारों के लिए बुक किए गए होटल में रेयांश खन्ना ने अपना फ़ोन नीचे रखा और टीवी स्क्रीन की ओर देखा। उनका स्वर शांत था, लेकिन अब उनकी हथेलियां थोड़ी पसीने से भीगी हुई थीं। उन्हें मेहर अवस्थी की चिंता सता रही थी। तभी उनकी बड़ी बहन श्रेया खन्ना ने उन्हें व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, रेयांश खन्ना, क्या मेहर के हाथ में जो कमीज़ है वह तुम्हारी है? रेयांश खन्ना ने जवाब दिया, बहन, यह मेरी है।
मेहर इसे हर एपिसोड में पहनती थी, कहती थी कि यह उसके लिए शुभ है। कुछ देर बाद श्रेया खन्ना ने एक और संदेश भेजा, अगर तुम सच में मेहर के साथ हो जाओ तो तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। रेयांश खन्ना के मन में मेहर अवस्थी की छवि उभर आई, जो धीरे से उनकी कमीज को सहला रही थी, और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहन, मैं करूंगा। जल्द ही पहले 5 गायकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। अब चैंपियनशिप के 2 सबसे लोकप्रिय दावेदारों की बारी थी। मेजबान ने संक्षिप्त परिचय दिया और मंच से चले गए। संगीत शुरू हुआ, लेकिन मंच खाली ही रहा। दर्शक अब भी सोच ही रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी रिया तलवार दर्शकों की सीटों के पीछे से निकलकर मंच पर कूद पड़ी। उनकी इस अनोखी एंट्री ने तुरंत ही दर्शकों में उत्साह भर दिया। रिया, रिया, तुम आज रात जरूर जीतोगी। सिर्फ ये एंट्री ही जीतने के लिए काफ़ी है। रिया तलवार के प्रशंसकों ने ऑनलाइन उत्साह से भर दिया और स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जल्द ही संगीत शुरू हुआ और अपनी एंट्री की तरह ही रिया तलवार ने एक जोशीला गाना गाया, जो एक दमदार लाइव परफॉर्मेंस के लिए तैयार किया गया था। रिया तलवार का गायन और नृत्य दोनों ही बेहतरीन थे और मंच पर उनकी उपस्थिति बेहद प्रभावशाली थी। उन्होंने देखते ही देखते पूरे हॉल में जोश भर दिया। ये तो वाकई कुछ अलग ही है, रितिका मेहता ने आश्चर्य से कहा। ये अंदाज लाइव प्रसारण के लिए सबसे असरदार है, इसीलिए प्रतियोगिता से पहले ज्यादातर लोग रिया तलवार को ही विजेता मान रहे थे। दिव्या कपूर थोड़ी चिंतित हो गईं और उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। रिया तलवार ने न सिर्फ जोरदार नृत्य किया, बल्कि अंत में अपने सिग्नेचर हाई नोट को भी गाया, एक ऐसी आवाज़ जो इतनी दमदार थी कि मानो छत ही उड़ गई हो। रिया तलवार, रिया तलवार, रिया तलवार। ऊर्जा से भरपूर प्रस्तुति समाप्त हुई और दर्शक एक साथ जयकारे लगाने लगे। कैमरा फिर दर्शकों में बैठे महेश तलवार की ओर घूमा। वे अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने आए थे। अपनी योग्यताओं के कारण वे जज बनने के लिए पूरी तरह सक्षम थे, लेकिन चूंकि उनकी बेटी रिया तलवार भी भाग ले रही थी, इसलिए प्रोडक्शन टीम ने उन्हें जज के रूप में आमंत्रित नहीं किया था, ताकि किसी भी तरह की अनुचितता का आभास न हो। मंच पर अपनी बेटी की शानदार प्रस्तुति देखकर महेश तलवार के चेहरे पर मुस्कान थी और वे लगातार ताली बजा रहे थे। ये प्रस्तुति तो निश्चित रूप से सफल होगी। फिर कैमरा मेहर अवस्थी पर केंद्रित हुआ। मेहर अवस्थी मंच के पीछे प्रतीक्षा क्षेत्र में शांत खड़ी थी, उनकी पुरुषों की कमीज कमर पर बंधी हुई थी। मेहर अवस्थी पर दबाव है। रिया तलवार ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मेहर अवस्थी मुश्किल में हैं। जब तक कि वह लेटर जैसा कोई और हिट गाना न गा दें। क्या मेहर अवस्थी फिर से गाएंगी और नाचेंगी? मेहर अवस्थी ने अभी भी वही शर्ट पहनी हुई है, क्या वो सच में इसे स्टेज पर पहनने वाली हैं? अनगिनत ऑनलाइन चर्चाओं के बीच होस्ट स्टेज पर आ गईं। अब हम सुरों का संग्राम के इस सीजन का आखिरी गाना पेश करेंगे। मेहर अवस्थी का स्वागत कीजिए, जो राग साहिल के साथ अपने नए सहयोग से बना गाना फ्लीटिंग एयर्स पेश करेंगी। होस्ट के बोलते ही लाइटें धीमी हो गईं। एक और नया गाना, वाह, फिर से राग साहिल, इसका बेसब्री से इंतजार है। राग साहिल और मेहर अवस्थी की जोड़ी पक्की हो गई है। दर्शक आपस में फुसफुसा रहे थे। अगले ही पल बत्तियां जल उठीं और पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। मेहर अवस्थी सफ़ेद पोशाक में मंच के बीचों बीच खड़ी थीं, शांत और खूबसूरत, सुरुचिपूर्ण और मोहक। उनकी पतली कमर पर एक पुरुषों की कमीज बंधी थी, लेकिन वह उनके लंबे सुडौल पैरों को छिपा नहीं पा रही थी, जिससे एक मोहक रहस्य का स्पर्श जुड़ रहा था। मेहर अवस्थी चुपचाप खड़ी थी, उनके चेहरे पर उदासी और तड़प की झलक थी, मानो कोई युवती अपने पहले प्यार के दर्द में डूबी हो और किसी दूर बैठे व्यक्ति के लिए तड़प रही हो। मधुर लेकिन मार्मिक संगीत बजने लगा। मेहर अवस्थी की निगाहें हमेशा की तरह दर्शकों के उस कोने पर टिक गईं, जहां वह अक्सर खड़े होते थे। लेकिन अब वह कहीं दूर थे। ये गीत क्षणिक वर्ष न तो प्रतियोगिता के लिए गाया गया था, न ही किसी और के लिए। यह उनके लिए, मेरे दिल के लिए गाया गया था। मेहर अवस्थी ने धीरे से माइक उठाया, उसे अपने होठों के पास लाया, उनके लाल होंठ हल्के से खुले और धीरे से खुल गए। एक देवदूत की खामी से प्यार, एक शैतान की भाषा में। बादलों में भगवान बस एक बार पलक झपकाए। पहली पंक्ति गाई गई, अलौकिक और दूर की गहरी भावनाओं को जगाती हुई। दर्शक और भी शांत हो गए, यहाँ तक कि लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर टिप्पणियां भी तुरंत थम गईं। इस गाने का अभ्यास करते समय मेहर अवस्थी को एक पंक्ति विशेष रूप से प्रिय थी। उन्हें लगा कि यह गीत रेयांश खन्ना के साथ उनकी मुलाकात और प्यार में पढ़ने जैसा है। इस पल सुंदर और मार्मिक धुन के साथ मेहर अवस्थी पूरी तरह से डूब गईं, मानो वह उनके सामने खड़े हों, धीरे से मुस्कुराते हुए उन्हें ध्यान से देख रहे हों। वह मेरी आवाज़ सुन सकते थे, वह मेरे दिल की धड़कन सुन सकते थे। अंत में उन्होंने अपनी पसंदीदा पंक्ति गाई, अध्याय 188, इस जीवन में हम एक संकरे रास्ते पर मिलते हैं। रात 10 बजे, स्टार सिटी टीवी, स्टूडियो 1। सुरों का संग्राम का समापन। मंच के नीचे दर्शक मंत्रमुग्ध होकर टकटकी लगाए देख रहे थे। मंच पर एक सुंदर शुद्ध सफ़ेद आकृति गरिमापूर्ण ढंग से स्थिर खड़ी थी। धुन बदली और गीत अपने अंतिम भाग पर पहुंच गया। इस जीवन में
हम एक संकरे रास्ते पर मिलते हैं, अंततः बच नहीं सकते। अचानक मेरी हथेली से उलझी हुई रेखाएं फूट पड़ीं। एक टूटते तारे की तरह, आकाशगंगा की तरह चमकीली, वह लौकिक और मार्मिक आवाज हर दर्शक के दिल में उतर गई। मेहर अवस्थी का चेहरा कोमल और सुंदर था, उसकी आंखें दमक रही थीं। उसके सामने मंच के नीचे के दर्शक नहीं थे, बल्कि वह चेहरा था जिसकी उसे बहुत याद आती थी, जो उससे हजारों मील दूर था। 2 महीने पहले उसे अफवाहों से बदनाम किया गया और धमकी भरी तस्वीरें भेजी गईं, यह उसके जीवन का सबसे कठिन क्षण था। उस दिन वह अपनी कंपनी की फर्श से छत तक फैली खिड़की के सामने खड़ी थी, नीचे से गुजरते लोगों और गाड़ियों को उदासीनता से देख रही थी। उसे लग रहा था कि जीवन बस इतना ही है। तभी वह अंदर आया, उसकी आवाज़ कोमल और स्थिर थी। वह मुड़ी और उसे देखा। उस रात वह बाथरूम में बेहोश हो गई और जब होश आया तो खुद को बिस्तर पर पाया, पूरी तरह से सुरक्षित। उसकी चिंता भरी पूछताछ और कोमल देखभाल ने उसे अचानक एहसास दिलाया कि कोई अब भी उसकी परवाह करता है। सुरों का संग्राम के दूसरे एपिसोड में रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले उसने अचानक अपनी कमीज कमर पर बांध ली, ये कहते हुए कि एयर कंडीशनिंग बहुत ठंडी है और वह उसके पैरों को ढकना चाहता है। तीसरे एपिसोड में उसे पेट दर्द हुआ और उसने उसकी मालिश की। उसके गर्म हाथों में मानो कोई जादुई शक्ति थी, जो सचमुच उसके दर्द और दिल की ठंडक को दूर कर रही थी। धीरे धीरे वह उसकी उपस्थिति की आदी हो गई। उसे तो हर सुबह आंखें खोलते ही सबसे पहले उसे देखने की भी आदत हो गई थी। वह उसकी निर्भरता बन गया था, और उसका दुश्मन भी। इस जीवन में उनका मिलना तय था, इससे बचा नहीं जा सकता था। जब बचने का कोई रास्ता नहीं था तो शायद कोशिश न करना ही बेहतर था। इस जीवन में हम एक संकरे रास्ते पर मिलते हैं और इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अचानक मेरी हथेली से उलझी हुई रेखाएं निकल आती हैं। समझने से पहले, प्यार में पड़ने के बाद यह एक दिन से ज्यादा नहीं टिकता। उस साल ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे मेरी जिंदगी बदलने दो। क्या उसने मुझे सुना? मेहर अवस्थी की आवाज़ उदास थी, उनकी खूबसूरत आंखें नम थीं, जो तड़प और दिल की भावनाओं को व्यक्त कर रही थीं। ये गीत उनके गायन करियर का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। रेयांश खन्ना के लिए उनकी तड़प, अपनी भावनाओं की पुष्टि, भविष्य के लिए उनकी आशाएं और दृढ़ संकल्प, सब कुछ गीत में समा गया, जो दिव्य संगीत बन गया, सबके कानों में गूंजता रहा, हवा में ठहरता रहा। गीत रुक गया, धुन धीरे धीरे फीकी पड़ गई, लेकिन उनकी खूबसूरत बेदाग आकृति मंच पर खड़ी रही। एक आंसू उनके पीले चेहरे से बह गया। एक आंसू मंच पर गिरा और दर्शकों और जजों के दिलों में भी उतर गया। एक महिला जज अपनी आंखें पोंछे बिना नहीं रह सकीं और बुदबुदाईं, प्यार में होना कितना अच्छा लगता है। उनके बगल में बैठे पुरुष जज ने हैरानी से पूछा, क्या मेहर अवस्थी प्यार में है? महिला जज ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन इस गाने को सुनने के बाद मुझे प्यार में पड़ने जैसा महसूस हुआ। एक और जज अचानक खड़े हो गए। तालियां। शांत स्टूडियो में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, लेकिन यह अचानक नहीं लगी, क्योंकि अगले ही पल सभी जज खड़े हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मेहर अवस्थी, मेहर अवस्थी, मेहर अवस्थी, मेहर अवस्थी, मैं तुम्हारे बच्चे चाहती हूँ। दर्शकों ने एक साथ मेहर अवस्थी का नाम लिया, लेकिन रिया तलवार का नाम लेते समय जो उत्साह था, उसके विपरीत अब कई लोगों की आंखों में आंसू थे। फ्लीटिंग ईयर्स के इस गायन ने दर्शकों को रुला दिया। कई लोगों को यह भी नहीं पता था कि वे क्यों रो रहे हैं, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यही तो संगीत का जादू है। एक अच्छा गाना लोगों के दिलों को छू सकता है। कई जजों ने भावुकता से कहा, वाह, मुझे भी रोना आ रहा है। कलाकारों के ड्रेसिंग रूम में रितिका मेहता सिसकते हुए अपनी आंखें पोंछ रही थीं। दिव्या कपूर ने अपना सिर दूसरी तरफ कर लिया, उनकी आंखें भी थोड़ी लाल थीं, लेकिन उन्होंने शिकायत की, गाना अच्छा था, लेकिन विवाद भी शुरू हो गए। किसी से भी निपटना आसान नहीं है। मेहर अवस्थी ने रेयांश खन्ना के लिए अपनी तड़प को इस गाने में उड़ेल दिया, जिसने अनगिनत लोगों को छुआ, लेकिन गाने में भावनाएं इतनी तीव्र थीं कि बहुत कुछ कल्पना पर छोड़ दिया गया। साथ ही उसकी कमर पर पुरुषों की कमीज बंधी हुई थी। ये कल्पना करना आसान है कि सुरों का संग्राम के समापन के बाद मेहर अवस्थी के बारे में अनगिनत अफवाहें इंटरनेट पर छा जाएंगी। जनसंपर्क का एक और दौर अपरिहार्य है और दिव्या कपूर पूरी तरह से थक चुकी हैं। महिला हस्तियों का डेटिंग करना कितना झंझट भरा काम है। मैं श्री खन्ना से पूछूंगी कि उनका क्या विचार है। रितिका मेहता ने अपना फ़ोन उठाया और गपशप पर नज़र रखने लगीं। उन्होंने तुरंत रेयांश खन्ना को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, श्री खन्ना, क्या आपने मेहर दीदी को गाते हुए सुना? काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया। इस समय कैरावगढ़ में रेयांश खन्ना टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहे थे। मेहर अवस्थी मंच पर खड़ी थीं, अलौकिक और सुंदर, उनके गाल से बहता एक आंसू मानो उनके दिल पर गिर रहा हो। मेहर, मैंने सुना, चूंकि भाग्य ने हमें मिलाया है, तो चलो हमारा जीवन एक दूसरे से जुड़ जाए। इसी बीच कुछ किलोमीटर दूर एक होटल में ये गाना, पल्लवी सूरी ने मुंह खोला, लेकिन अंत में बेबसी से बोली, मुझे इसमें कोई कमी नहीं दिख रही।
वह यह मानना नहीं चाहती थी, लेकिन मेहर अवस्थी का फ्लीटिंग ईयर्स का गायन सचमुच बहुत ही शानदार था, उसमें कोई कमी नहीं थी। ये फिर से रेयांश खन्ना का गाना है, क्यों? तान्या बंसल का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं, भावनाओं से नहीं बल्कि पछतावे से। काश उसने उस समय रेयांश खन्ना से तलाक न मांगा होता। शेन चेंग, जेनफिट स्पोर्ट्सवियर फैक्ट्री। गाना सुनते हुए क्यों रो रही हो? नितिन अरोरा थोड़ा हैरान था। अभी अभी मेहर अवस्थी के फ्लीटिंग ईयर्स के आधे गाने के बाद ही श्रेया खन्ना के आंसू बहने लगे थे। नितिन अरोरा ने गाना ठीक से सुना भी नहीं था, वो श्रेया खन्ना को टिश्यू देने में व्यस्त थे। मेहर अवस्थी ने गाना खत्म किया, लेकिन श्रेया खन्ना का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। तभी अचानक वो मुस्कुराईं, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। किस बात की चिंता नहीं? नितिन अरोरा ने हैरानी से पूछा। बाद में देखेंगे, हाँ हाँ। श्रेया खन्ना अभी उत्साहित हो गईं, उनके आंसू मुस्कान में बदल गए, बारिश के बाद खिले बेगोनिया फूल की तरह चमकदार और खूबसूरत। नितिन अरोरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर नजरें हटा लीं। घोषणा का समय आ गया है। इस समय 7 गायक मंच पर एक साथ खड़े थे। निर्देशक समीर वोहरा भी अंतिम परिणाम लेकर मंच पर आए। अभी अभी दर्शकों और जजों ने मतदान पूरा किया था। प्रतियोगिता का अंतिम प्रारूप था। प्रत्येक दर्शक को 1 वोट और प्रत्येक जज को 10 वोट मिले, कुल मिलाकर 550 वोट। प्रत्येक दर्शक और जज केवल एक गाने के लिए वोट कर सकते थे। तो सभी 7 प्रतियोगियों के वोट अब मेरे हाथ में हैं। निर्देशक समीर वोहरा के शब्दों ने तुरंत ही तनावपूर्ण माहौल बना दिया। उन्होंने आगे कहा, मैं प्रत्येक गायक के वोटों की गिनती सबसे कम से सबसे अधिक क्रम में घोषित करूंगा। आरव शेट्टी 12 वोट, आदित्य मल्होत्रा 20 वोट, वरुण सेठी 49 वोट, नीलम सक्सेना 50 वोट, मधुरा कुलकर्णी 71 वोट। वे रुके, फिर बोले, पहले 5 गायकों को कुल 202 वोट मिले हैं। 348 वोट शेष हैं। मेहर अवस्थी और रिया तलवार जो भी 174 से अधिक वोट प्राप्त करेगा, वह सुरों का संग्राम चैंपियनशिप जीतेगा। कैमरा मेहर अवस्थी और रिया तलवार पर केंद्रित हो गया। एक पल के लिए दर्शक पूरी तरह से शांत हो गए और इंटरनेट पर भी सन्नाटा छा गया। हे भगवान, मेहर तुम जीत जाओ। बैकस्टेज ड्रेसिंग रूम में रितिका मेहता ने अपने हाथ जोड़ लिए, जबकि दिव्या कपूर उत्सुकता से देख रही थीं। यह मेहर ही होगी, है ना? शेनज़ेन में श्रेया खन्ना ने अपने हाथ कसकर भींच लिए। मेहर अवस्थी विजेता हैं। मेहर अवस्थी विजेता हैं। चक्रवर्ती परिवार के घर पर यामिनी चक्रवर्ती और नंदिनी दुगर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि उनके बगल में सत्यजीत चक्रवर्ती एक कप पकड़े हुए थे, उनका मुंह खुला हुआ था। असंभव, यह मेहर अवस्थी नहीं हो सकती। तान्या बंसल ने अपने होंठ दबाए, उनके चेहरे पर भाव विभोरता थी। मंच पर निर्देशक समीर वोहरा ने एक लिफाफे से आखिरी 2 कार्ड निकाले, जिन पर क्रमशः मेहर अवस्थी और रिया तलवार के वोटों की गिनती लिखी थी। अध्याय 189 चैंपियन। कमरा शांत हो गया, सबकी निगाहें निर्देशक समीर वोहरा के हाथ में मौजूद 2 कार्डों पर टिकी थीं। पहले मैं आपको बता दूं, निर्देशक समीर वोहरा ने कार्ड दिखाते हुए सस्पेंस बनाए रखा। स्टेज पर जाने से पहले मुझे नतीजे देखने का भी समय नहीं मिला। आप लोगों की तरह मुझे भी अंतिम वोट गिनती नहीं पता। तभी उन्होंने अपने बगल में बैठे गायकों की तीखी निगाहें देखीं, एक सूखी हंसी हंसी और जल्दी से एक कार्ड पर नजर डाली। उनका चेहरा उतर गया और सबके दिल उनके साथ ही कस गए। इस पर किसके वोट हैं? आह, जल्दी करो, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। निर्देशक समीर वोहरा ने धीरे से कार्ड को कैमरे की ओर पलटा। मेहर अवस्थी 198 वोट। कमरा एक पल के लिए फिर से शांत हो गया, फिर निर्देशक समीर वोहरा ने जोर से घोषणा की, मेहर अवस्थी को बधाई। उन्होंने इस सीजन के सुरों का संग्राम का खिताब जीत लिया है। वाह, आह, तालियां तालियां तालियां। निर्देशक की जोरदार घोषणा के साथ ही कमरे में एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। आहें, चीखें, तालियां, एक भयानक ज्वार की तरह आवाज कान फाड़ देने वाली थी। लेकिन किसी को परवाह नहीं थी, क्योंकि हर कोई खुशी से झूम रहा था, तालियां बजा रहा था और उछलकूद कर रहा था। मेहर अवस्थी का प्रदर्शन बिल्कुल परफेक्ट था। कई लोगों की आंखों में अभी भी आंसू थे। मेहर अवस्थी की जीत की खबर सुनकर वे और भी उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि उनकी भावनाएं सार्थक थीं। इस गाने ने सिर्फ मुझे ही नहीं, बल्कि सभी को भावुक कर दिया। मेहर अवस्थी, गायिकाओं की रानी। मेहर अवस्थी, गायिकाओं की रानी। मुझे मेहर से प्यार है, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेहर, मेहर, तुम इसके लायक हो। ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर प्लम ब्लॉसम डीएफ के प्रशंसक खुशी से झूम उठे। स्क्रीन मेहर अवस्थी के लिए अनगिनत बधाई संदेशों से भर गई। मंच पर अन्य 5 गायिकाओं ने भी मेहर अवस्थी को बधाई दी। हालांकि रिया तलवार ने मुंह बनाकर निर्देशक समीर वोहरा से पूछा, निर्देशक जी, मुझे कितने वोट मिले? निर्देशक समीर वोहरा चौंक गए और सोचने लगे, इसकी गणना करना इतना मुश्किल नहीं है ना? रिया तलवार को एहसास हुआ कि उनका सवाल काफी बेतुका था। उन्होंने हाथ हिलाया, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उंगलियों पर गिनना शुरू किया, फिर बोली, 150 वोट।
उन्होंने मेहर अवस्थी की ओर देखा, जो शांत थी लेकिन मानो प्रकाश की तरह चमक रही थी, और उदास होकर बुदबुदाई, मैं इतने वोटों से पीछे क्यों हूँ? वह मुझसे बस थोड़ी सी ज्यादा सुंदर हैं। ये कहने के बाद उन्होंने मेहर अवस्थी को देखा, फिर खुद को देखा, ज्यादा से ज्यादा 2 अंक बेहतर। मेहर अवस्थी शांत रहीं, लेकिन बाकी लोग अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। वाह आह! बैकस्टेज ड्रेसिंग रूम में ऋतिका मेहता उछल पड़ी, पूरे वाक्य नहीं बोल पा रही थीं, बस चिल्ला रही थीं। आखिरकार आखिरकार दिव्या कपूर ने गहरी सांस ली और चुपके से अपनी आंखें पोंछीं। ये देखकर ऋतिका मेहता की सहायक के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। दिव्या जी, आप तो बिल्कुल एक माँ की तरह हैं जो अपनी बेटी को सफल होते देख बहुत खुश हो रही हैं। हा हा हा, ओह सॉरी सॉरी दिव्या जी, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। हजारों मील दूर शेनज़ेन में श्रेया खन्ना भी उछल पड़ीं और जोर से चिल्लाईं। फिर उन्होंने उत्साह से अपने बगल में बैठे नितिन अरोरा को गले लगा लिया। वाह वाह, मेहर ने चैंपियनशिप जीत ली। रेयांश खन्ना खुश हैं, सब खुश हैं, हा हा हा। नितिन अरोरा अचानक आश्चर्यचकित हो गए और अनुभवी सीईओ भी स्तब्ध रह गए। उनका पूरा शरीर अकड़ गया और वे एक उंगली भी हिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, जैसे कोई ज़ॉम्बी हो। हा हा हा, मैं आन्या खन्ना को फ़ोन करने जा रही हूँ। श्रेया खन्ना ने अपनी बहन को थोड़ी देर गले लगाया, फिर बिना सोचे समझे उसे छोड़कर प्रेसिडेंट अरोरा के मूड की बिल्कुल परवाह किए बिना उसे फ़ोन करने के लिए मुड़ गईं। आन्या खन्ना, क्या तुम टीवी देख रही हो? वहाँ कितना शोर है? क्या पूरी हॉस्टल बिल्डिंग देख रही है? हा हा हा, ऐसी शानदार भाभी के साथ तुम पूरे स्कूल में बेधड़क घूम सकती हो। ओह, मुझे पता है, मैं बस मज़े कर रही हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। श्रेया खन्ना ने आन्या खन्ना का फ़ोन काट दिया, फिर रेयांश खन्ना को कॉल करने के बारे में सोचा, लेकिन अपना सिर हिलाया, शायद रेयांश खन्ना अभी खूब रो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। वह नितिन अरोरा की ओर मुड़ी और बोली, बड़े अरोरा, मेरी बहन के साथ वहाँ और भी ज्यादा रौनक है। उन हॉस्टल बिल्डिंगों की सभी लड़कियां मेहर अवस्थी चिल्ला रही हैं। नज़ारा, उफ, जवानी वाकई कमाल की है। बड़े अरोरा, क्या हुआ? श्रेया खन्ना ने नितिन अरोरा की आंखों के सामने हाथ हिलाया और नितिन अरोरा आखिरकार अपनी तंद्रा से बाहर आए और खांसते हुए बोले, कुछ नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ, ही। श्रेया खन्ना ने उनके माथे की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आप इतने खुश हैं कि पसीने से तरबतर हो रहे हैं? आप पसीने से लथपथ हैं। नितिन अरोरा ने श्रेया खन्ना की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और टेलीविजन की ओर इशारा करते हुए कहा, पुरस्कार समारोह शुरू हो गया है, देखिए। उसी क्षण मंच पर रेशमी कुर्ती गाउन पहने एक खूबसूरत युवती एक चमकीली सुनहरी ट्रॉफी लेकर मंच पर आए। ट्रॉफी बेहद आकर्षक थी, माइक्रोफोन के आकार की, सुरों का संग्राम के लिए विशेष रूप से तैयार की गई गोल्डन माइक्रोफोन ट्रॉफी। स्टार सिटी टीवी के निर्देशक प्रणव गिल स्वयं मंच पर आए और मेहर अवस्थी को पुरस्कार प्रदान किया। अन्य 6 गायक भी समारोह देखने के लिए एक तरफ खड़े हो गए और उसी समय पूरा दर्शक वर्ग खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्टार सिटी टीवी के निदेशक ने मेहर अवस्थी को गोल्डन माइक्रोफोन पुरस्कार प्रदान किया। बधाई हो सुश्री अवस्थी, आपका भविष्य उज्ज्वल है और आप निश्चित रूप से सुपरस्टार बनेंगी। चलिए फिर से साथ काम करते हैं। धन्यवाद निर्देशक गिल। मेहर अवस्थी ने ट्रॉफी स्वीकार की। बैंग बैंग बैंग, रंग बिरंगी आतिशबाजी मंच पर फूट पड़ी, जिससे माहौल में जबरदस्त जोश भर गया। बहन सू, वाह, मेरी बहन सू सबसे अच्छी है। मेहर अवस्थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा मेहर अवस्थी के नाम से साइन करें। कैरावगढ़ में चक्रवर्ती परिवार के घर पर यामिनी चक्रवर्ती और नंदिनी दुगर ने खुशी से एक दूसरे को गले लगाया। दोनों लड़कियां उछल कूद कर नाच रही थीं, तभी अचानक उन्हें पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वाह वाह, यामिनी चक्रवर्ती ने पीछे मुड़कर बेबसी से कहा, पापा आप फिर से क्यों रो रहे हैं? नंदिनी दुगर पूरी तरह से हैरान थी। हम जैसे कट्टर प्रशंसक भी नहीं रोते, अंकल आप इस उम्र में क्यों रो रहे हैं? मुझे फिर से तुम्हारी आंटी जू की याद आ गई। इस जन्म में हम एक सनकरे रास्ते पर मिले, लेकिन अंततः हम एक दूसरे से बिछड़ गए। सत्यजीत चक्रवर्ती की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने जल्दी जल्दी टिश्यू से उन्हें पोंछा। आंटी जू कौन है? नंदिनी दुगर ने धीमी आवाज में यामिनी चक्रवर्ती से पूछा। मेरे पापा का पहला प्यार नीरांजल डेल्टा के जल नगरों से, सौम्य और शांत, तस्क तस्क तस्क, यामिनी चक्रवर्ती ने हंसते हुए जवाब दिया। तभी दरवाजा खुला और जियान की मां अंदर आईं। सत्यजीत चक्रवर्ती को रोते हुए देखकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? यामिनी चक्रवर्ती ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और सत्यजीत चक्रवर्ती ने जल्दी से अपना सिर नीचे करके अपने आंसू पोंछे। जियान की मां ने टीवी पर नजर डाली और अचानक ताना मारते हुए कहा, फिर से मेहर अवस्थी का गाना सुनकर रो पड़े, तुम्हें अपने सौम्य पहले प्यार की याद आ गई। फिर उन्होंने नंदिनी दुगर की ओर मुड़कर कहा, जिया जिया, जो चाहो करो, हमारी चिंता मत करो।
फिर उसने सत्यजीत चक्रवर्ती को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बेडरूम में ले गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। गलत, फिर कभी नहीं। जल्द ही बेडरूम से रुक रुक कर चीखें गूंजने लगीं। 10 किलोमीटर से अधिक दूर एक होटल में तान्या बंसल टेलीविजन स्क्रीन पर चमकती दमकती मेहर अवस्थी को निहार रही थी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अचानक पल्लवी सूरी से पूछा, मुझे बताओ, मैं मेहर अवस्थी से किस मामले में कमतर हूँ? पल्लवी सूरी एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, तान्या बंसल, तुम किसी भी तरह से मेहर अवस्थी से कम नहीं हो। बस तुम्हारा मौका अभी नहीं आया है। जब तक तुम मेरी बात सुनोगी, एक दिन तुम उससे भी ऊंचा मुकाम हासिल करोगी। अध्याय 190 गुनी पत्नी, प्रेममयी माँ और छोटी सुपरस्टार श्रीमती अवस्थी चैंपियनशिप जीतने पर बधाई। दर्शकों की ओर से, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस पोशाक के पीछे कोई कहानी है? स्टार सिटी टीवी के फाइनल स्थल पर उत्साह का माहौल था। कई मीडियाकर्मियों के अनुरोध पर मेहर अवस्थी ट्रॉफी पकड़े मंच पर खड़ी थीं और रिपोर्टर बेतहाशा अपने शटर दबा रहे थे। ये तस्वीरें जल्द ही प्रमुख वेबसाइटों के मनोरंजन अनुभागों के पहले पृष्ठ पर छपने वाली थीं। इसके बाद एक रिपोर्टर मेहर अवस्थी के पास साक्षात्कार के लिए पहुंचा। लाइव प्रसारण अभी भी जारी था और रिपोर्टर का प्रश्न सुनते ही नेटिजन्स के कान खड़े हो गए। इस समय मेहर अवस्थी ने अपनी कमर पर बंधी हुई वह पुरुष की कमीज पहनी हुई थी। हर कोई बेहद उत्सुक था, ये किसके कपड़े हैं? अनगिनत जिज्ञासु निगाहों का सामना करते हुए मेहर अवस्थी ने अपनी कमर पर बंधी कमीज पर नजर डाली। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ये मेरे सहायक के कपड़े हैं। ये पोशाक मेरे लिए सौभाग्य लाती है। मेहर अवस्थी के सहायक के कपड़े? मेरी मेहर को पुरुष सहायक कब मिल गया? तुम तो साफ तौर पर नकली फैन हो। मेहर अवस्थी के दूसरे एपिसोड में एक मेल असिस्टेंट था, ठीक है। वो मेल असिस्टेंट दिखता कैसा है? नेटिजन्स हैरान रह गए। एक महिला सेलिब्रिटी अपने मेल असिस्टेंट के कपड़ों में स्टेज पर परफॉर्म कर रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। अंदर की बात, मेहर अवस्थी का मेल असिस्टेंट बहुत बदसूरत और काफ़ी बुरा है। उसका मुख्य काम बॉडीगार्ड का है। बात इतनी पेचीदा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। यहाँ से जाओ। जल्द ही वीबो पर दिस गॉसिप इज रियली स्वीट नाम के एक मशहूर एंटरटेनमेंट ब्लॉगर ने ये अंदर की बात पोस्ट कर दी और फैंस को राहत मिली। तो वो सिर्फ बॉडीगार्ड है, बदसूरत और बुरा, ठीक है। क्या उसने पोस्ट कर दिया? इसी समय बैकस्टेज ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रही दिव्या कपूर ने ऋतिका मेहता से पूछा, ये बात बाहर आ गई है दिव्या जी, लेकिन मिस्टर खन्ना को मत बताना कि मैंने कहा कि वो बुरा और बदसूरत है। ऋतिका मेहता ने शर्मिंदा होकर कहा, ये गॉसिप वाकई मजेदार है। ये ऋतिका मेहता का रजिस्टर्ड वीबो अकाउंट था, जिसे दिव्या कपूर ने पैसे देकर वेरीफाई भी करवाया था। वी लेवल। ऋतिका मेहता के ऐसे कई अकाउंट थे। इनका इस्तेमाल कभी कभी लोगों की राय को भड़काने के लिए किया जाता था, जैसे कि जब कुछ बेबाक कलाकार कुछ आपत्तिजनक बोल देते थे। दिव्या कपूर को मेहर अवस्थी के डेटिंग करने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मौजूदा हालात में चुप रहना और हंगामा न करना ही बेहतर था। फिलहाल इसे गुप्त रखना ही सही था। लेकिन मेहर अवस्थी ने कैमरे पर कहा कि कपड़े रेयांश खन्ना के थे, एक महिला सेलिब्रिटी और उसका पुरुष असिस्टेंट। बस इन कुछ शब्दों से ही दर्जनों अफवाहें फैल गईं। इसलिए उन्होंने तुरंत ऋतिका मेहता को ऑनलाइन कुछ विवाद खड़ा करने और स्थिति को कम करके आंकने की कोशिश करने के लिए कहा। जल्दी करो, मेहर को और कुछ मत बोलने दो। दिव्या कपूर थक चुकी थीं और उन्होंने ऋतिका मेहता से स्टूडियो जल्दी जाने का आग्रह किया। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी, इसलिए सभी गायकों के मैनेजर और असिस्टेंट वहां जा सकते थे। दिव्या जी, फिर से शुरू हो गया, ऋतिका मेहता ने लाइव स्ट्रीम स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। एक अन्य रिपोर्टर ने पूछा, सुश्री अवस्थी, आपने सुरों का संग्राम चैंपियनशिप जीत ली है, जिससे साबित होता है कि आप निर्विवाद रूप से नंबर 1 पॉप दिवा हैं। आपके अगले लक्ष्य क्या हैं? ये सवाल भी उतना ही संवेदनशील था। नवदेशी संगीत जगत में पहले से ही 4 उभरती हुई पॉप दिवाएं हैं और उनसे ऊपर संगीत जगत की 3 असली रानियां हैं, जो 3 दिग्गज कंपनियों से ताल्लुक रखती हैं। स्टार स्काई एंटरटेनमेंट की जूफी, औरोरा रिकॉर्ड्स की हेमा वैद्य और शाइनिंग मीडिया की झाओ शिन। अगर इन 4 उभरती हुई पॉप दिवाओं में से कोई भी एक कदम और आगे बढ़ पाती है, तो नवदेशी संगीत जगत को एक और रानी मिल जाएगी। फिलहाल मेहर अवस्थी निस्संदेह सबसे प्रबल दावेदार हैं। सभी की निगाहें मेहर अवस्थी पर टिक गईं, खासकर रिया तलवार की, जो पास ही खड़ी थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। मेहर अवस्थी बोली, अगली बात, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन उसका गायन से कोई लेना देना नहीं है। गायन से कोई लेना देना नहीं। उनके आसपास के लोग और लाइव स्ट्रीम देख रहे दर्शक स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि मेहर अवस्थी क्या कहना चाहती हैं। इससे पहले कि रिपोर्टर और सवाल पूछ पाती, ऋतिका मेहता आ गईं और मेहर अवस्थी को खींच कर ले गईं। तभी दिव्या कपूर ने कहा, प्रिय मीडिया मित्रों, मेहर थोड़ी थकी हुई हैं। आप बेझिझक मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।
ऋतिका मेहता मेहर अवस्थी को बाहर खींचते हुए फुसफुसाते हुए बोली, मेहर, अगर तुम बोलती रहोगी तो श्री खन्ना को तुम्हारे कबूलनामे के बारे में पता चल जाएगा। मेहर अवस्थी ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ पल चुप रहीं, फिर अचानक पूछा, क्या आपको लगता है कि वह मुझे देख रहे हैं? ऋतिका मेहता चौंक गईं, फिर बोली, श्री खन्ना जरूर टीवी देख रहे हैं। मेहर अवस्थी ने फिर पूछा, तो फिर उन्होंने मुझे अभी तक फोन क्यों नहीं किया? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऋतिका मेहता एक साथ हंस भी रही थी और चिढ़ भी रही थी। नहीं मेहर, तुम्हारा अभी भी इंटरव्यू चल रहा है। क्या तुम मिस्टर खन्ना का फोन उठाओगी? मेहर, तुम दोनों अभी साथ भी नहीं हो और तुम अभी से इतनी चिपकी रहती हो। ये नहीं चलेगा, मर्द तुमसे जल्दी ऊब जाएंगे। तुम्हें अपने लिए खड़ा होना होगा। इसी समय दो आदमी मुस्कुराते हुए पास आए। एक थे स्टार सिटी टीवी के प्रोग्राम विभाग के निदेशक प्रकाश भंडारी और दूसरे थे उपनिदेशक समीर वोहरा। ये दोनों रेयांश खन्ना को गो फाइटिंग का प्रस्ताव स्टार सिटी टीवी को भेजने में मदद करने आए थे। मेहर अवस्थी ने विशेष रूप से दिव्या कपूर से उपनिदेशक समीर वोहरा के साथ अपने संपर्कों का उपयोग करने के लिए कहा। कार्यक्रम विभाग के निदेशक प्रकाश सिंह ने भी गो फाइटिंग की क्षमता को तुरंत पहचान लिया, जिसके चलते रेयांश खन्ना को स्टार सिटी टीवी के साथ प्रदर्शन आधारित समझौता करने का मौका मिला ताकि 2 से अधिक की दर्शक संख्या हासिल की जा सके। ये दोनों पुराने परिचित थे। श्रीमती अवस्थी, बधाई हो। दोनों मेहर अवस्थी को बधाई देने के लिए आगे बढ़े। मेहर अवस्थी वैसे तो शांत या दूसरों के प्रति उदासीन रहती थीं, लेकिन रेयांश खन्ना की मदद करने वाले इन दोनों के प्रति उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। निर्देशक समीर वोहरा, निर्देशक प्रकाश, धन्यवाद। और कार्यक्रम प्रस्ताव में आपकी मदद के लिए भी धन्यवाद। समीर वोहरा और प्रकाश भंडारी ने एक दूसरे को देखा, दोनों थोड़े हैरान थे। उन्होंने आमतौर पर अलग थलग रहने वाली मेहर अवस्थी से ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वह उन पर मुस्कुराएंगी और एक ही बार में इतना कुछ कह देंगी। प्रकाश भंडारी मुस्कुराए और बोले, श्रीमती अवस्थी, हम अभी आपसे शो के बारे में बात करने ही वाले थे। वैसे श्री खन्ना कहाँ हैं? मेहर अवस्थी ने जवाब दिया, वह किसी काम से कैरावगढ़ में हैं। ठीक है। समीर वोहरा ने प्रकाश भंडारी की ओर देखा, जो मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, हम बस यही बात कर रहे थे कि गो फाइटिंग के पहले 2 एपिसोड फिल्माए जा चुके हैं और स्टेशन को फुटेज अच्छा लगा। क्या रेयांश खन्ना की कोई और योजना है? हम इस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। मेहर अवस्थी ने तुरंत कहा, उनकी एक और योजना है। मैंने देखी है, ये बहुत ही अनोखी है। लेकिन प्रकाश भंडारी ने पूछा, लेकिन क्या? मेहर अवस्थी ने कहा, क्या कीमत थोड़ी बढ़ सकती है? ये कहते ही मेहर अवस्थी का गंभीर और शांत स्वभाव पूरी तरह गायब हो गया, यहाँ तक कि उनमें एक चालाक और धूर्त महिला की झलक भी दिखाई दी, जैसे कोई महिला सड़क किनारे की दुकान पर अपने पति के कपड़ों की कीमत को लेकर मोलभाव कर रही हो। समीर वोहरा और प्रकाश भंडारी ने एक दूसरे की ओर देखा। प्रकाश भंडारी ने कहा, इस पर बातचीत हो सकती है। बेशक, अगर श्रीमती अवस्थी गो फाइटिंग के किसी एपिसोड में अतिथि के रूप में आने के लिए थोड़ा समय निकाल सकें तो और भी अच्छा होगा। पास खड़ी ऋतिका मेहता ने आंखें घुमाते हुए सोचा, तो ये दोनों यही चाहते हैं, मेहर की लोकप्रियता का इस्तेमाल अपने शो को बढ़ावा देने के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, मैं रेयांश खन्ना से आपको किसी और दिन नए कार्यक्रम की योजना दिखाने को कह दूंगी। मेहर अवस्थी मुस्कुराईं और मान गईं। बहुत बढ़िया, सौदा पक्का। अपना लक्ष्य हासिल कर चुके समीर वोहरा और प्रकाश भंडारी ने कुछ और बातें कहीं और संतुष्ट होकर चले गए। ऋतिका मेहता ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई, मेहर, तुम कोई ठंडी देवी नहीं हो, तुम्हें एक गुणी पत्नी और प्यारी माँ, एक छोटी दिवा कहा जाना चाहिए। इसी क्षण रिया तलवार वहां से गुजरी और मेहर अवस्थी का रास्ता रोक दिया। उसके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। अरे, इस बार तो तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। शर्मिंदगी से बचने के लिए रिया तलवार ने अपनी कमर सीधी की, पेट अंदर खींचा और पंजों के बल खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसने पाया कि वह मेहर अवस्थी से थोड़ी छोटी है। वह तुरंत निराश हो गई और मुंह फुलाकर बोली, मैंने सुना है कि तुम कल राष्ट्रीय दिवस समारोह देखने कैरावगढ़ जा रही हो, क्या तुम भी आना चाहोगी?